जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का व्याकरण देखेंगे और हिंदी के व्याकरण के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा ये वीडियो। चलिए, तो ये हर परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ अगर आप एडेड जूनियर शिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रामबाण सिद्ध होगा। बाकी अगर यूपी टेट, सुपर टेट या फिर ऐसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न आने हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं पहले चैप्टर जिसका नाम है वर्णमाला। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग वर्णमाला चैप्टर को पढ़ेंगे और वर्णमाला में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सबको बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला जो है वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होता है दोस्तों। वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होता है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं तो माला है लेकिन वर्णों की। अब इसमें वर्ण क्या होता है थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आया है आपका कि भाषा की सबसे लघुतम या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो वर्ण होती है दोस्तों। अब वर्ण के कई नाम हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। वर्ण को ही अक्षर भी कहा जाता है दोस्तों, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है और इसे ही अनासवान कहा जाता है दोस्तों, अनासवान। और इसे ही जो है ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे ही ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। तो ये होता है वर्ण आपका। अब इसी वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहा गया है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता। जैसे अ का फ, यहाँ तीन चार ध्वनियाँ आपको दी गई हैं, आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए। जैसे ये है एक अक्षर नहीं है, ये इसमें दो अक्षर मिले हुए हैं। इसमें आपका का है तो का में आपका मिला हुआ छोटा आ, ये दो अक्षर मिले हुए हैं दोस्तों। क्यों मिला दिए जाते हैं? क्योंकि ये शुद्ध व्यंजन का अक्षर जो होता है जिसे हम आधा कहते हैं वही शुद्ध व्यंजन का अक्षर होता है। अब इसकी पहचान, इसको हम स्वतंत्र रूप से बोल नहीं सकते हैं। तो इसको हम बोल सकें तो व्यंजन को बोलने के लिए उसमें कोई स्वर मिलाना चाहिए, तभी आप उसको बोल सकते हैं। तो इस आधा का को हम बोल सकें इसलिए इसमें छोटा या मिला देते हैं, तो ये आपका पूरा का हो जाता है। तो ये इसमें दो अक्षर होते हैं। स्पेशली अगर हम पूछें केवल का लिखिए तो केवल का आपका ऐसे होगा। केवल का लिखने का दो तरीका है, या तो आप जो है ऐसे लिख दीजिए या तो आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों ही का है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों आपका केवल व्यंजन का एक अक्षर का है, इसमें कुछ नहीं मिला है। अब बात करते हैं अगर जो है अगर इस का में कोई भी स्वर मिलाना हुआ तो जैसे आधा का है, इसमें जब हम ऐसे मान लीजिए बड़ी ई का स्वर मिलाते हैं तो ये का पर बड़ी ई की मात्रा लग जाती है। ये मात्रा तो हमको बताती है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में एक स्वर है छोटा आ, इसका कोई मात्रा नहीं होता दोस्तों। ये केवल और केवल जब जिस व्यंजन में मिलता है तो वो आधा होता है, जिसमें मिलता है उस व्यंजन केवल पूरा कर देता है। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती। अर्थात ऐसे कोई अक्षर लिखा हुआ का है, खा है, गा है, कोई अक्षर लिखा हुआ है तो आप समझेंगे उस अक्षर में ऑलरेडी छोटा या मिला हुआ है। अगर आप उसमें छोटा या निकालोगे तो तुरंत उस नीचे अक्षर के नीचे हलंत लग जाएगा, या फिर उसको आधा लिख दें आप तब भी सही है, तो उसमें से छोटा या निकल जाएगा। तो ये जो एक ध्वनि होती है स्पेशल, ये जो एक ध्वनि होती है इसके जो है टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये सबसे छोटा टुकड़ा होता है, सबसे लघुतम इकाई होता है जो है भाषा का। इसलिए कहा गया है आपकी परिभाषा में कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। संभवतः आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला
वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। लेखन के आधार पर कुल मिला के जब वर्णों की बात होती है कुल 52 हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें आपका संयुक्ताक्षर शामिल होता है, छात्रा, ज्ञानसरा, और जिसमें आपका अड़ा अढ़ा शामिल होता है, अंगा आहा शामिल होता है। तो सभी वर्णों के शामिल होने के बाद तब जो आपका कुल वर्ण होता है कुल 52 होता है। नहीं तो ये स्वरों की संख्या 11 है, बाकी व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 है। 33 कैसे है? तो 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है और 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो 25 4 29 हो जाएगा, 29 4 33 हो जाएगा। ये कुल मिला के आपकी संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को। अब यहाँ स्वरवर्ण की बात करेंगे। किसकी? स्वरवर्ण की बात करेंगे। आप जानते हैं आपकी पूरी की पूरी वर्णमाला स्वर और व्यंजन 2 भागों में डिवाइड है। स्वर है सबसे ऊपर, फिर उसके बाद व्यंजन है। तो चलिए सबसे पहले उसी में से स्वर का अध्ययन करते हैं। कितने प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। तो स्वर वर्ण की परिभाषा है वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान देंगे, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। और इसको बोलते समय हमारा मुख जो है वो खुला रहता है और मुख से स्वतंत्र रूप से हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। बात करते हैं स्वरों की संख्या। तो हिंदी में वर्णों की, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ये आपके हो गए। इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके कुल 11 स्वर वर्ण हैं। चलिए अगर टोटल की बात करता है स्वर वर्ण कुल कितने हैं, तो वो आपके 13 होंगे। यहाँ आपका देखिए 3 प्रकार क्वेश्चन बनता है। मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तो 11। स्वरों की संख्या कुल कितनी है? तब आप सही करेंगे 13। इन तीनों पॉइंट पर आप ध्यान देंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉइंट की स्वरों के बारे में। तो हरस स्वर जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो हरस स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। चलिए तो इसमें जो है हरस स्वर में आपका जिसको आप छोटा कह के पुकारते हो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, वे सभी हरस स्वर कहते हैं। हरस माने ही होता है छोटा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी आपके हरस स्वर हैं। साथ ही साथ इन हरस स्वरों को ही मूल स्वर का कहा जाता है। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा मूल स्वर है, तो उसमें छोटे अक्षर को चुनेंगे, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ या फिर री को। री भी आपकी हिंदी में जो यूज होती है वो छोटी री होती है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसको आप जो है बड़ा आ बड़ा कहते हो। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 स्वर आपके दीर्घ स्वर हैं। और संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर उसे कहते हैं जो 2 स्वर अक्षरों को मिलकर बना हो। जैसे आपका ए है, ऐ है, ओ है, औ है। ए आपका आ और ई से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ऐ आपका आ और ए से मिलकर बना हुआ है। और ओ आपका आ और ऊ से मिलकर बना हुआ है। और औ आपका आ और ओ से मिलकर बना हुआ है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये दीर्घ स्वर होता है और संयुक्त स्वर होता है, दोनों को ही संधि स्वर कहा जाता है। बाकी ये जो संयुक्त स्वर है ये भी दीर्घ स्वर की ही श्रेणी में आता है। मतलब ए, ऐ, ओ, औ जो 4 स्वर हैं ये भी दीर्घ स्वर हैं, इतना आप याद रखेंगे। अलग इसलिए हैं क्योंकि इनको संयुक्त स्वर कहा गया है। 2 स्वर अक्षरों को मिलाकर ये बना दिए गए हैं। तो ये हो गया। अब स्वरों का एक प्रकार और है, वो क्या है? वो है पुरुष स्वर। इसे आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। पुरुष स्वर क्या होता है? तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं कि पुरुष स्वर होता क्या है आखिर। चलिए तो पुरुष स्वर के बारे में बात करते हैं। पुरुष स्वर जो है ऐसा स्वर होता है ऐसा स्वर होता है जो कि बहुत ज़्यादा देर तक बोला जाता है, बहुत ही समय तक बोला जाता है। और ये स्वर हमेशा लास्ट में लगता है। और इस स्वर का प्रयोग हमेशा पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे कोई दूर है, रामू मान लीजिए बहुत दूर है, तो इसको आप कैसे पुकारेंगे? आप रामू ऐसे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे रामू ऐसे करके। तो यहाँ आप देखते हैं बड़ाऊ का उच्चारण आपने बहुत देर तक किया, तब ये बड़ाऊ जो स्वर था ये पुरुष स्वर कहलाने लगा। तो इसकी परिभाषा पर भी ध्यान देखते हैं। तो इसमें जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हरस स्वर कहते हैं, तथा जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर जो है वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है,
लेकिन जब बात करते हैं पुलिस स्वर की, तो जब किसी स्वर को बहुत देर तक पुकार बोलते हैं तो वही आपका पुलिस स्वर हो जाता है दोस्तों। यहाँ आइए बात कर लेते हैं मात्रा की। किस स्वर की कितनी मात्रा होती है, पहले तो ये समझते हैं मात्रा कहते किसे हैं। तो अक्षरों को बोलने में जो समय लगता है, उच्चारण जो काल होता है, उसी को मात्रा कहते हैं, उसी को मात्रा कहते हैं, स्वर को मात्रा कहते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि जो 4 प्रकार के हमको स्वर मिले हैं, जैसे एक तो छोटा स्वर है, एक दीर्घ स्वर है और एक प्लुस स्वर है। इनके बोलने में कितना समय लगता है और समय के आधार पर इनकी कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों जो भी आपके ये जो हरस स्वर हैं, हरस स्वरों की मात्रा जो है एक मात्रा होती है। जी हाँ, इनको बहुत कम देर तक बोला जाता है, इसलिए इनकी एक मात्रा होती है। और दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर दोनों दीर्घ होते हैं, तो इनकी जो है 2 मात्रा होती है दोस्तों। कितनी? 2 मात्रा। तो हरस स्वर 1 मात्रा वाला होता है और दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाला होता है। और आगे बात करते हैं प्लुत की, तो प्लुत की जो है 3 मात्रा मानी गई, क्योंकि यह बहुत ही देर तक बोला जाता है, इसलिए प्लुत स्वर जो है वो 3 मात्राओं का होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। हरस स्वर 1 मात्रा वाला होता है, दीर्घ और संयुक्त स्वर 2 मात्राओं वाले होते हैं और प्लुत स्वर आपके 3 मात्राओं वाले होते हैं। चलिए हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का रिवीजन, और एक वीडियो में पूरे के पूरे व्याकरण को पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा आप इस वीडियो पर, और हम लोग आज पूरा हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। चलिए तो आगे है व्यंजन वर्ण। जी हाँ, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। जैसे आपका स्वर के बाद जो है ए ऐ ओ औ के बाद जो है का खा गा घा शुरू होता है, तो का खा गा घा के बाद जितने भी अक्षर पढ़ते हैं सभी जो है व्यंजन के अक्षर हैं। तो इन व्यंजन अक्षरों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे जो है व्यंजन अक्षर जो है वो कितने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कितने प्रकार से उठता है। तो सबसे पहली बात जो है, व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। नंबर 1 पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इसकी मेन परिभाषा है कि भाई व्यंजन का कोई वर्ण हो, का खा गा घा ङ से लेकर नीचे तक कोई भी अक्षर हो, उसको जो है हम केवल लिखा हो यानी हलंत वाला हो, यही शुद्ध व्यंजन है। जिसके नीचे हलंत लगा हो वही शुद्ध व्यंजन केवल व्यंजन है। तो इसको हम बोल नहीं सकते हैं, यानी इसको जब बोलना होता है तो इसको हम आधा कह के बोलते हैं, इसीलिए बोल नहीं सकते, इसलिए आधा कह के बोलते हैं। तो इसको बोलना हो तो इसमें स्वर को समाहित करना होता है, कम से कम एक छोटा या तो आपको इसको मिलाना ही होगा। इसलिए इसकी परिभाषा कही गई है कि व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। आशा करते हैं आप बात समझ गए होंगे। यहाँ देखिए का विस्तार दिखाया गया है, आधा का प्लस आ मिला के का बनाया गया है, तब इसको आप बोल सकते हैं। आगे हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो 33 है, आपको बता दी गई है कि 25 स्पर्श और 4 अंतस्थ 4 ऊष्म, कुल मिला के 33 हो जाती है। अच्छा, इनकी जो है 3 श्रेणियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अगर पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो एनसीईआरटी बेस पर चलेंगे तो आप 4 प्रकार मानेंगे दोस्तों। 4 प्रकार कौन कौन? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन, ये आप 4 प्रकार मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर 3 श्रेणियाँ उपश्रेणियाँ बताई गई हैं, फिलहाल इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। तो एक स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, और इसमें कुछ और प्रकार इसके बताए गए हैं जो कि गौड़ हैं, अयोगवाह है, और ये आपका मेन है संयुक्त व्यंजन है। तो स्पर्श, ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, ये 4 प्रकार मेन है इसके। बाकी उच्छिप्त या तलबिंदु अभी हम सबको ध्यान से देखेंगे ये सब क्या हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। सबसे पहले तो आपको का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ण जो है यहाँ वर्ग होना चाहिए, ये सभी वर्ग जो है वो स्पर्श व्यंजन है। आइए इसको ध्यान से देख लेते हैं। आप देखते होंगे कि ए ऐ ओ औ के बाद जो है नीचे का से जो है प्रक्रिया प्रारंभ होती है व्यंजन अक्षरों की। तो आप देखते होंगे कि का, खा, गा, घा, अंगा, और चा, छा, जा, झा, इया, और टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ताथा, दाधा, ना, पाफा, बाभा, मा। इस प्रकार आप जो है ये 5 लाइनें देखते हैं, और 5 लाइनों की खासियत है दोस्तों कि 5 लाइनों में 5-5 अक्षर हैं। तो एक लाइन में 5 अक्षर, तो 5 लाइन में कुल मिला के आपके होते हैं 25 अक्षर दोस्तों। कितने? 25 अक्षर। यही 25 अक्षर आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक लाइन को ध्यान दीजिएगा, इन 5 लाइनों को वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, इन 5 लाइनों को वर्ग कहा जाता है, और इन 5 वर्गों का नाम रखा गया है इन लाइनों के पहले अक्षर से। जैसे का, खा, गा, घा वाली लाइन को
का वर्ग कहा जाता है। और चाछा जाझा इयाँ वाली लाइन को चा वर्ग कहा जाता है। टाठा डाढ़ा अड़ा वाली लाइन को टा वर्ग कहा जाता है। ताथा दाधा ना वाली लाइन को ता वर्ग कहा जाता है। और अंतिम में पाफा बाभा मा वाली लाइन को पा वर्ग कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे 5 वर्ग हैं। आगे देखते हैं 5 वर्गों के बारे में और कुछ। तो कहा गया है कि स्पर्श व्यंजन के बारे में क चा टा ता पा आप जान चुके हैं। का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग कहा गया है। इन सभी वर्गों के अक्षरों को जो है वो व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जो है क्रमशः कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ स्थानों से होता है। जी हाँ, ध्यान देंगे ये जो 5 लाइनों हैं, 5 लाइनों का क्रमशः उसी क्रम से, जैसे काखा गघा अंगा वाली लाइन का जो है उच्चारण स्थान कंठ है। अच्छा, चाचा जाझा इया का उच्चारण स्थान तालु है। और मूर्धा का टाठा डाढ़ा अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है दोस्तों, तो वो आपका दंत का उच्चारण स्थान हमने बोल दिया। यहाँ पर देखेंगे का चा टा ता ताथा दाधा ना का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। और पाफा बाभा अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ध्यान देंगे इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी आपकी बनाई गई है, कतामू दो को ध्यान देंगे। कतामू दो अगर 5 लाइनों को ध्यान से देखते हैं और उसी क्रम से जो है इसको सेट करते हैं तो काखा गघा अंगा काबड़ का उच्चारण स्थान सबसे पहले का से कंठ है। फिर चचा जहाँ इया का ता से तालु। और माँ से टाठा डाढ़ा अड़ा का मूर्धा। और यहाँ डा से जो है दंत हो जाएगा और ओ से जो है ओष्ठ हो जाएगा। तो ऐसे आप 5 लाइनों के स्पर्श स्थानों को आराम से याद कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ 25 अक्षरों का स्पर्श स्थान आपको बता दिया गया है। स्पर्श स्थान क्या होता है, तो जिन अक्षरों को बोलते समय प्रत्येक अक्षरों को बोलते समय हमारी जीभ जो है हमारे मुख के आंतरिक विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। जैसे अगर हम जो है चा बोलेंगे दोस्तों, तो चा बोलते समय हमारी जीवा जो है तालु को छुएगी। तालु मतलब हमारे मुख का आंतरिक भाग का जो ऊपरी छत होता है, इसे ही तालु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे ही तालु कहते हैं। तो इस ताल को स्पर्श करेगी। इस प्रकार प्रत्येक अक्षर को बोलते समय हमारी जीवा जो है प्रत्येक स्थानों को स्पर्श करती है या फिर हम अपने वाग्यंत्र के किसी विशेष यंत्र से उस अक्षर को बोलने में सहायता लेते हैं। तो यही स्पर्श स्थान होता है। स्पर्श स्थान आप ध्यान देंगे कितने हैं, तो कंठ हैं, तालु है, मूर्धा है आपका, और दंत है, ओष्ठ है और नासिका है। इतने उच्चारण स्थान आपके प्रमुख हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान की स्पेशल वीडियो बन चुकी है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप जान चुके होंगे काखा गघा अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। चाचा चाचा इया का तालु है। ताथा तथा ना का जो है क्या है, तो फिर वो जो है मूर्धा है, टाठा टाठा अड़ा का मूर्धा है। और ताथा दाधा ना का क्या है तो आप जानते हैं कि ताथा दाधा ना का जो है दंत है। तो इस प्रकार जो है ताथा दाधा ना का जो है दंत है। आप ऐसे याद करेंगे अगर संस्कृत का सहारा लेंगे तो लिट रसाराम दंता। अब यहाँ आपको पता चलता है कि तू मान्यता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसी प्रकार जो है इचुएसा नाम तालु, ई और चाबर का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है, इस तरह संस्कृत का सहारा लेकर भी आप याद कर सकते हैं। फिलहाल आप पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी में समझेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्पर्श अक्षरों के बारे में कुछ और। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप तुरंत उत्तर करेंगे दोस्तों 25। कितना उत्तर करेंगे? 25। अगर आपसे पूछा जाए कि फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तुरंत फटाक से उत्तर देंगे दोस्तों ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो फटाक से आप उत्तर देंगे जो है कंठ है दोस्तों। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आपसे कह दिया जाए कि का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन है, तो का ख गा आप तुरंत उत्तर देंगे दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए चा वर्ग का चौथा अक्षर क्या है, तो चा छा जा झा आप उत्तर देंगे दोस्तों फटाक से। तो इस तरह से हमने स्पर्श व्यंजनों का अध्ययन कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन को। चलिए अंतःस्थ व्यंजन को देखते हैं।
तो अंतःस्थ, अंतः माने होता है बीच में, अस्थ माने होता है स्थित। तो अंतःस्थ व्यंजनों में जो है आपके कुल मिला के 4 अक्षर आते हैं, या, रा और लावा। ये चूंकि स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं। आप हिंदी वर्णमाला में देखोगे तो बीच में आपको नहीं मिलेगा, आपको अंतिम में मिलेगा। लेकिन इसकी जो सही वर्णमाला है वो है संस्कृत की वर्णमाला। और संस्कृत की वर्णमाला मतलब माहेश्वर सूत्र, उसमें आप देखेंगे तो पहले स्वर मिलेगा, बीच में यारा अलावा मिलेगा और लास्ट में व्यंजन मिलेगा। इसलिए यारा अलावा को बीच में स्थित बताया गया है और इन चारों अक्षरों को क्या कह दिया गया, अंतःस्थ व्यंजन। याद रखिएगा अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन हैं, तो यारा, ला और वा। चलिए अब बात कर लेते हैं इन अक्षरों के जो है उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा सा। तो इसमें जो या है, या का उच्चारण स्थान क्या है, तो या का उच्चारण स्थान तालु है, तालु है। रा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जी हाँ मूर्धा है। ला का उच्चारण स्थान दंत है, दंत है। और स्पेशल है इसमें वा का 2 उच्चारण स्थान है, इसका दंत भी है और इसका ओष्ठ भी है। चलिए तो हमने देख लिया अंतःस्थ व्यंजन। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, ये बड़ा सा, खष्टित सा, छोटा सा और हा, ये 4 अक्षर ऐसे हैं दोस्तों जिनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। क्यों, क्योंकि इनको बोलते समय हवा घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। तो गर्म हवा निकलने के नाते ही इनको ऊष्म व्यंजन कह दिया गया है। अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं तो ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 हैं। कौन कौन है, तो स, श, स और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कह दिया गया है। बात करते हैं इनके भी उच्चारण स्थान के बारे में। तो बड़ा सा जो है वो तालु है, इसका उच्चारण स्थान बड़ा सा का तालु है। खष्टित सा का मूर्धा है और छोटा सा का दंत है। और हा का क्या है, तो हा का कंठ है दोस्तों, कंठ है। ये ताल स्थान भी आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि खष्टित सा का उच्चारण स्थान क्या है, तो फटाक से आप उत्तर देंगे मूर्धा, जी हाँ मूर्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कुछ और पॉइंट को। तो देखिए अब आ गया है आपका अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, 2 अक्षर ऐसे हैं, एक आपका अंग है, एक आपका अहा है। ये संस्कृत वर्णमाला में ध्यान दिया जाए या माहेश्वर सूत्र में ध्यान दिया जाए तो ये कहीं है ही नहीं। इसका योग जो है वो वर्णों के साथ है ही नहीं, इसलिए योग ना होने के नाते अयोगवाह कहा गया है। किसको किसको, अंग और अहा को, अंग और अहा को। और अंग को अनुस्वार कहा जाता है, विसर्ग को इसको जो है विसर्ग कहा जाता है, अहा को विसर्ग कहा जाता है। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। कई बार आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है, तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों ही क्या कहे जाएंगे, अयोगवाह वर्ण कहे जाएंगे। जिसमें आप देखेंगे ध्यान से तो अंग का उच्चारण स्थान नासिका है और अहा का उच्चारण स्थान कंठ है, इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन में 4 अक्षर आते हैं, छा, तरा, ज्ञा, सरा। और ये जो छा है, ये छा क्या है, चारों अक्षर 2-2 अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर कहते हैं। ध्यान देंगे आपसे पूछा जाता है कि छा किन 2 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, तो आधा का और खष्टित सा से मिलकर बना हुआ क्या, छा। आधा ता और रा से मिलकर बना हुआ है त्रा। और आधा जा और या से मिलकर बना हुआ है ज्ञा। और आधा बड़ा सा, ध्यान देंगे बड़ा सा आधा और रा मिलकर बने हैं स्रा। ये चारों अक्षर आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है। अंतःस्थ व्यंजन है यारा लावा, ऊष्म व्यंजन है तीनों सा और हा आपका, और संयुक्त व्यंजन है आपके छात्रा ज्ञा और स्रा। और संयुक्त स्वर कितने हैं, तो ए, ऐ, ओ, औ, ये भी 4 हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये उत्क्षिप्त या फिर तलबिंदु वर्ण क्या होता है। तो देखते हैं उत्क्षिप्त या तलबिंदु वर्ण क्या होता है। उत्क्षिप्त तो आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन तलबिंदु जरूर समझ पा रहे होंगे। एक अक्षर हिंदी में डा है और एक अक्षर ढा है, इनके तल में बिंदु लगाकर 2 नए अक्षरों का निर्माण किया गया है, ड़ा और ढ़ा। तो इनको ही जो है तलबिंदु वर्ण कहा जाता है या फिर उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है। आपसे यहाँ लिखा भी गया है, डा और ढा के नीचे बिंदु लगाकर 2 नए वर्ण आर और ढ़ा बनाए गए हैं, इन्हें तलबिंदु या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। और इनका एक नाम और है दोस्तों, इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। 2 गुण है, एक तो डा वाला, एक तो ड़ा वाला, एक तो ढा वाला, एक तो ढा वाला। तो ध्यान रखेंगे 3 नाम हैं ड़ा और ढ़ा के, उत्क्षिप्त, तलबिंदु या फिर द्विगुण वर्ण, याद रखिएगा।
अगर क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षिप्त वर्ण है, तो आपका डा, अड़ा और अढ़ा ये आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, संपूर्ण व्यंजनों को अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण और महाप्राण, जी हाँ, अल्प प्राण और महाप्राण इन दो भागों में पूरे के पूरे व्यंजन वर्णों को बांट दिया गया है दोस्तों। चलिए तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कितने अक्षरों को अल्प प्राण कहा जाता है और कितने अक्षरों को महाप्राण कहा जाता है। चलिए अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है। तो कुछ वर्ण ऐसे हैं दोस्तों जिनको बोलते समय, हालांकि आप जानते हैं कि कोई भी वर्ण बोलोगे तो आपके मुंह से हवा निकलेगी, तो जिन अक्षरों को, जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है, ध्यान देंगे कम हवा निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। मतलब अल्प माने कम होता है तो उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। और आप तुलना में इनसे ज़्यादा हवा हमारे मुख से जब किसी वर्ण को बोलते समय निकलती है तो उनको जो है महा माने ज़्यादा होता है तो महाप्राण उनको कहा जाता है दोस्तों। तो ये दो वर्गों में विभाजित कर दी गई। एक वर्ग में ऐसे अक्षर जिनको बोलते समय कम हवा निकलती है हमारे मुख से, एक वर्ग में ऐसे अक्षर जिनको बोलते समय अधिक हवा निकलती है हमारे मुख से। आप ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा भी गया है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अल्प यानी कम रहती है उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। और कौन कौन से अक्षर हैं, तो यहाँ देखिए आपका फिर वही वर्ग वाली बात आ गई। आपको हमने अभी समझाया था कि का, चा, टा, ता, पा 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। तो यहाँ कहा गया है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जी हाँ, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और सभी अंतःस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप समझ लेंगे कि प्रत्येक वर्ग का जो है पहला, तीसरा, पांचवा, पहला जैसे का हो गया, तीसरा का खा गा हो गया और पांचवा घा अंगा हो गया। तो का खा गा घा अंगा ये पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण। इसी प्रकार पांचों लाइनों के जैसे चा वाला हो गया, चा, छा, जा, झा और इया। इस प्रकार से टा वाला टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। इस प्रकार के से सभी पांचों वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण यानी 3 पंचे 15 अक्षर ये हो गए। और सभी अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ में 4 वर्ण आते हैं, आप जान चुके हैं, या, रा, ला और वा। ये इतने अक्षर आपके 19 अक्षर आपके जो है क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो बचता है आपका दूसरा, चौथा यानी का, खा, गा, घा, इस प्रकार चा, छा, जा और इस प्रकार चौथा झा। इस प्रकार से दूसरे और चौथे वर्ण यानी सभी वर्गों से आपको 2-2 अक्षर मिलेंगे। तो 5 दूनी 10 वर्ण ये जो है वर्गों के। और उसमें आपका बचा हुआ है तो उस बड़ा सा, खष्टिस सा और छोटा सा और हा, ये 4 उस वर्ण, 10 व्यंजन वर्ण, स्पर्श वर्ण। तो ये कुल मिला के आपके 14 वर्ण जो हैं वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी गया है दोस्तों कि महाप्राण वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक परिमाण माने मात्रा में निकलता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सभी उस वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका। इससे आप अपने उंगलियों पर याद लग सकते हैं दोस्तों। जैसे ये आपकी 5 उंगलियां हैं, ये आपकी 5 उंगलियां हैं, तो एक एक उंगली को छोड़कर अगर गिनेंगे तो आपका जो है अल्प प्राण निकल जाएगा। जैसे पहली उंगली, तीसरी उंगली और 5वीं उंगली, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी आपके जो है अल्पप्राण होते हैं। और साथ ही या, रा, ला और वा, ये सभी अल्पप्राण होते हैं। इसको याद करने का एक बढ़िया सा तरीका है, आप केवल अल्पप्राण याद कर लीजिए और इसको याद करने के बाद जो भी वर्ण बचते हैं सभी महाप्राण हो जाएंगे। ये व्यंजन वर्णों की बात हुई दोस्तों। व्यंजन वर्ण में जितने वर्ण आपके अल्पप्राण में आते हैं उनको याद करने के बाद जो भी व्यंजन का अक्षर बचेगा सब आपका महाप्राण हो जाएगा। चलिए अब प्राणत्व के आधार पर हमने जान लिया कौन वर्ण होते हैं अल्पप्राण, कौन वर्ण होते हैं महाप्राण। एक बार फिर ध्यान से अल्पप्राण के बारे में सबसे पहले तो वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और इसी में या, रा, ला, वा इतने वर्ण आपके अल्पप्राण हैं। महाप्राण की बात करते हैं तो वर्गों का दूसरा, चौथा और बड़ा सा, खष्टिस सा, छोटा सा
और हा, इतने वर्ण आपके जो है क्या हैं, महाप्राण हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात को, वो क्या है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि स्वरतंत्री के आधार पर, स्वतंत्री क्या होती है, एक प्रकार का हमारे शरीर में सिस्टम होता है, तंत्रियाँ होती हैं जिनसे ही हम किसी वर्णों को बोलते हैं, किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो उसमें जो है घोष और अघोष, इन दो वर्गों में सभी व्यंजन वर्णों को विभाजित कर दिया गया है। घोष क्या मतलब होता है, ऐसी ध्वनि जिसको बोलते समय हमारी सारी स्वरतंत्रियाँ जो हैं आपस में झंकृत उत्पन्न करती हैं, झंझनाती हैं। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय अघोष, हमारे नहीं घोष माने घोष, झंकृत उत्पन्न नहीं होती है, उनको अघोष वर्ण कहते हैं। चलिए इसमें भी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ जो है आपको घोष वर्ण और अघोष वर्ण, दो प्रकार के वर्ण जो है वो मिल रहे हैं। तो ध्यान देंगे, घोष वर्ण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रता आपस में झंकृति उत्पन्न करती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण है सभी स्वर। तो स्वर की यहाँ वैसे बात होती नहीं दोस्तों, ये व्यंजन का वर्गीकरण हो रहा है। फिलहाल वैसे देख लेंगे, सभी स्वर घोष में आते हैं। तो स्वर को अभी छोड़िए, या स्वर हैं इसमें जाने रहिए। फिलहाल ध्यान देंगे मेन बात पर, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण, ठीक है। और यारा लावा हा, ध्यान देंगे, यारा अलावा हाँ, यहाँ हाँ एक एक्स्ट्रा आया है, बहुत ही खतरनाक है, इसी को बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे घोष वर्ण कितने हैं। तो घोष वर्ण में आपका है तीसरा, वर्गों का तीसरा वर्ण, ठीक, वर्गों का चौथा वर्ण, ठीक है। और तीसरा चौथा वर्ण के बाद जो है इसमें आते हैं आपके अंतस वर्ण, यानी या, रा, ला, वा, और इसी में एक ठो उस वर्ण शामिल है, हा भी है। ये बहुत ही अच्छा है, इसको पूछा जाता है बार बार, हा क्या है, घोष वर्ण है, घोष वर्ण है, तो ये आपका घोष वर्ण है, याद रखिएगा। तो ये तो घोष हो गया। आगे बात करते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन से हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में झंकृति नहीं होती वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। इसमें क्या है, प्रथम और द्वितीय वर्ण, उसमें आपका तीसरा, चौथा, इसमें पांचवा वर्ण भी आपका शामिल था। घोष वर्ण में पांचवा वर्ण भी आपका शामिल था। तो तीसरा, एक बार फिर से देखेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और इसी में आपका या, रा, ला, वा, और इसी में आपका हा, ये सभी आपके क्या हैं, घोष वर्ण है दोस्तों। पहली बार हमने आपको थोड़ा सा ये पांचवा अक्षर छोड़ दिया था, उसके लिए सॉरी। तो अभी ध्यान देंगे। और बाकी अगर जो है ध्यान देंगे अघोष वर्णों की, इसमें जो है द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, पहला अक्षर वर्गों का और दूसरा अक्षर वर्गों का, और केवल तीनों सा, हा नहीं, ध्यान देंगे इसको बहुत ही ध्यान से। तो तीनों सा आपका और पहला दूसरा वर्ण, ये सभी आपके अघोष वर्ण होते हैं। यानी जैसे का, खा, ये पहला दूसरा वर्ण हो गया वर्गों का। चा, छा, ये पहला दूसरा वर्ण हो गया वर्गों का। इस प्रकार पांचों वर्गों का पहला दूसरा, यानी 5 दूनी 10 और ये 3 ही है, तो 13 वर्ण कुल मिला के आपके अघोष वर्ण होते हैं। चलिए, आप बहुत ही रफ्तार में पढ़ रहे हैं हिंदी का व्याकरण, और संपूर्ण व्याकरण हम लोग निपटा देने वाले हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं इस फिगर को, कुछ बात कर लेते हैं, तो समझते हैं कुछ उच्चारण स्थानों को। ये जो है मूर्धा, आपके अगले वाले ऊपरी दांत के ऊपर जो मसूड़ा होता है अंदर की तरफ, उसी को मूर्धा कहते हैं। तालु आपका मुख के आंतरिक भाग का ऊपरी छत होता है, तालु कहते हैं। ओष्ठ आप जान ही रहे हैं, अकंठ आप जान ही रहे हैं, और दंत भी आप जान रहे हैं। इतने उच्चारण स्थान होते हैं दोस्तों। यहाँ मूर्धा के बारे में विशेष रूप से लिखा गया है। दांत के ऊपर जो मसूड़े के रूप में मांस होता है उसे मूर्धा कहते हैं, लेकिन यहाँ दांत, ऊपरी दांत, आगे वाला ऊपरी दांत और उसके आंतरिक भाग का मसूड़ा जो है वो मूर्धा होता है। यहाँ कुछ अक्षरों का जो है उच्चारण स्थान दिया गया है। नासिका में यांग, अंगा, अड़ाना, मा आपके आते हैं। दंतमूल में राला आते हैं, और दंत में ता वर्ग आता है। सा भी छोटा सा आपका दंत है। ओष्ठ में वा आता है, वा को ओष्ठ और दंत दोनों में आता है, आप देख सकते हैं। और ओष्ठ वर्णों में छोटा बड़ा पा वर्ग आता है। ओष्ठ कंठ में ओ अ आते हैं। मूर्धा में री, खस्टिस्सा और टा वर्ग आता है। तालु में छोटी बड़ी या बड़ा सा चा वर्ग आता है आपका, और कंठ ताल में ए आता है। कंठ में हा, छोटा बड़ा हा आता है, और का वर्ग भी आता है ना। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये तो नोट करने वाली बात है, आप कहीं नोट कर लेंगे तो अच्छी बात होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कुछ और पॉइंट को। यहाँ भी उच्चारण स्थान ही आपका रखा गया, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि आपके दिमाग में बस जाए। तो अगर स्वर वर्णों को इस तरह से आप पेयर बना के लिख लेते हैं, छोटा बड़ा फिर छोटी बड़ी, इस प्रकार से,
तो पेयर के हिसाब से आपका पहला कंठ होगा, तालव्य होगा, ओष्ठ होगा, मूर्धन्य होगा। और यहाँ दो दो अक्षर जो हैं ये आपके दो दो चरण स्थान से बोले जाते हैं। तो कंठ तालव्य होगा ए और कंठोष्ठ होगा ओ। ध्यान रखिएगा। यहाँ याद करने के लिए एक छोटा सा सूत्र है, कताओ मुकंग का आपका दिया गया है। का से कंठ हो जाएगा, ता से तालव्य हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा और मुँह से मूर्धा हो जाएगा, कंग से कंठ तालु हो जाएगा और का से कंठोष्ठ हो जाएगा। याद रख सकते हैं आप। यहाँ जीवामूलक वर्णों के बारे में कहा गया है। यहाँ आप देखते हैं कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, इसके बाएं तरफ ये लगता है इसको नुक्ता कहते हैं। ये अरबी फारसी की ध्वनि है और इसको बोलते समय जीभ को रगड़ कर बोलना पड़ता है। जैसे फैजाबाद में फैजाबाद जाके नीचे लग गया तो फैजाबाद आप बोलते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और वर्णों के उच्चारण स्थान को ध्यान देंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो या और सा जो है वो तालव्य हैं, खष्टी सा मूर्धन्य है, छोटा सा दंत है, हा कंठ है, वा दंतोष्ठ है और रा जो है मूर्धा है। आप याद रखेंगे। तो लादंत है। ये सभी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। आगे बात करते हैं अब कुछ और पॉइंट पर। तो यहाँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें दी गई हैं। क्या है यहाँ? विवृत क्या होता है? विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। कुछ वर्णों को विवृत वर्ण कहते हैं। तो आ से लेकर अव तक इन सभी स्वर जितने हैं सबको विवृत कहते हैं। याद रख लीजिएगा। अस्पष्ट वर्ण कुछ होते हैं, किसको अस्पष्ट कहते हैं? तो सभी स्पर्श वर्ण अस्पष्ट होते हैं और इसका आशय जीभ मुख के विभिन्न भागों को थोड़ा सा स्पर्श करना होता है। का से माँ लेकर माँ तक, यानी का ख ग घ अंग से शुरू करके प फ ब भ माँ तक जितने भी अक्षर आते हैं वर्गों के, सभी वर्ण स्पर्श वर्ण या अस्पष्ट वर्ण प्रयत्न करते हैं। ईषद विवृत वर्ण क्या होते हैं? ईषद का मतलब होता है मुख का कम खुलना। और खष्टी सा, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, ये चारों वर्ण आपके जो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं, ये सभी ईषद विवृत वर्ण हैं। ईषद स्पष्ट वर्ण क्या होते हैं? ईषद स्पष्ट का मतलब होता है जीभ द्वारा मुख के विभिन्न भागों का थोड़ा सा स्पर्श करना। तो यारा लावा यानी अंतस्थ वर्ण आपके सभी ईषद अस्पष्ट वर्ण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका, यहाँ पर जो है श्रेणीबद्ध करके आपको दे दिया गया है अल्पप्राण और महाप्राण। थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। अल्पप्राण में वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, यारा लावा आता है। महाप्राण में वर्गों का दूसरा, चौथा वर्ण आता है, तीनों सा और हाय आता है। आपका ध्यान देखेंगे। वहीं पर घोष की बात करते हैं तो घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वर्गों का आता है और सभी स्वर आते हैं और इसी में यारा लावा हा और अड़ा अड़ा भी आता है। यहाँ आप हा को विशेष ध्यान देंगे। हम कई बार कह रहे हैं हा घोष में है, बाकी तीनों सा उधर अघोष में मिलेंगे। तो अघोष में पहला, दूसरा वर्ण, तीनों सा आपका जो है ये अघोष वर्ण कहलाता है। ध्यान देंगे दोस्तों। चावर को स्पर्श संघर्षी माना गया है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन सा अक्षर स्पर्श संघर्षी है। तो चावर को स्पर्श संघर्षी माना गया है। पार्श्विक वर्णों में गिनती करें तो पार्श्विक वर्ण आपका ला है। प्रकंपित वर्ण कहें तो आपका रा है और अर्धस्वर जिसको माना गया वो या और वा है। फिलहाल यारा लावा सभी चारों अर्धस्वर हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। यहाँ या और वा मेन है हिंदी में, संस्कृत में चारों हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग एक दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है शब्द विचार। जी हाँ, वर्ण के बाद जो है शब्दों की बात आती है। तो अब हम लोग जो है शब्द प्रकरण पर विचार करेंगे, शब्द अध्याय पर जो है बात करेंगे। चलिए तो इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं और रफ्तार में देखते हैं प्रत्येक पॉइंट को। तो सबसे पहले देखेंगे शब्द की परिभाषा। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम, गाड़ी, मकान इत्यादि, ये सब आपके शब्द हैं जो कोई ना कोई अर्थ दे रहे हैं। तो वर्णों का समूह हो दोस्तों, लेकिन एक सार्थक हो, उसका कोई अर्थ हो, तो उसे ही शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर 4 आधारों पर किया गया है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। यहाँ देखेंगे ध्यान से इसको। तो अर्थ के आधार पर थोड़ा सा मतभेद हैं। कई किताबों में कुछ मिलता है, कई किताबों में कुछ मिलता है। यहाँ हम दोनों जो भी मिलता है सबको बताएंगे आपको। अर्थ के आधार पर यहाँ फिलहाल देखें पहली बार तो 2 प्रकार का होता है शब्द, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। तो सार्थक अर्थ होता है, लेकिन निरर्थक शब्द भी हम बोलते समय प्रयुक्त करते हैं, वो भी अपना भाव देते हैं। जैसे ठीक ठाक में ठाक का कोई अर्थ नहीं होता है, रोटी ओटी में ओटी का कोई अर्थ नहीं होता है, काम धाम में धाम का कोई अर्थ नहीं होता है दोस्तों। तो फिर भी ये बोले जाते हैं और अपना एक भाव व्यक्त करते हैं। तो 2 प्रकार का हो गया। और माने एनसीईआरटी की तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अर्थ के आधार पर शब्द जो है वहाँ पर 4 प्रकार का होता है ना, 4 प्रकार का होता है। तो कुछ किताबों में 2 प्रकार का मिलता है, कुछ किताबों में 4 प्रकार का मिलता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे।
तो 4 प्रकार के आपके होते हैं कुछ किताबों में, और कुछ किताबों में 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका चारों होगा एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, और उसी में पर्यायवाची शब्द और विलोमार्थी शब्द। ये 4 प्रकार के आपके कई किताबों में मिलते हैं, तो दोनों आप अध्ययन कर लीजिए। आप एकार्थी शब्द क्या होता है, एक अर्थ देने वाला शब्द एकार्थी होता है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, जिस शब्द से एक से अधिक अर्थ मिले वो अनेकार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची क्या होता है, समान अर्थ देने वाला शब्द ही पर्यायवाची शब्द होता है। और विलोमार्थी क्या होता है, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोमार्थी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द को देखेंगे। तो रचना की दृष्टि से शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द और क्या यौगिक शब्द और क्या यगरूढ़ शब्द। 3 प्रकार के आपके होते हैं। रूढ़ क्या होता है, ऐसा शब्द जिसका कोई खंड सार्थक ना हो। जैसे मेला है, मेला का अगर आप खंड करोगे तो एक खंड होगा में और एक खंड होगा ला, जिसमें ना तो में का अर्थ कोई होगा ना तो ला का कोई अर्थ होगा, यानी ये आपका रूढ़ शब्द कहलाएगा, क्योंकि इसका खंड नहीं हो रहा है दोस्तों। वहीं पर यौगिक, यौगिक की बात करें तो यौगिक जो है, जैसे विद्यालय शब्द ले लीजिए, विद्यालय शब्द ले लीजिए। विद्यालय का अगर खंड करोगे आप तो एक शब्द विद्या और एक शब्द आलय, दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है, तो सार्थक खंड हो रहे हैं, उसको यौगिक कहेंगे। और यगरूढ़ की बात करते हैं तो ऐसा शब्द जिसका तीसरा अर्थ हो, जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है दोस्तों। जैसे पंकज, पंकज में पंक माने कीचड़ और ज माने जन्मा, जबकि इसका तीसरा अर्थ होता है क्या, कमल होता है। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं दोस्तों। 2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, सब कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे परिभाषा पर, जिस शब्द का कोई खंड सार्थक ना हो वो रूढ़ शब्द कहलाता है, जैसे लोटा, पानी, जल इत्यादि। यौगिक शब्द, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, दया सागर, दया और सागर, देखिए खंड निकल रहा है। यगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इसमें जैसे आपका पंकज है, ठीक है, इसी प्रकार दशानन है, चक्रपाणी है, तमाम जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं जो तीसरे अर्थ देते हैं, सब आपके यगरूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए फटाक से हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है। उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के 5 भेद होते हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर होता है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए हुए हैं और जैसे के तैसे हैं उनको जो है तत्सम कहते हैं। यानी मोटी मोटी भाषा में बात करें तो जो संस्कृत के शब्द हैं वो सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, पुष्प, पुस्तक आदि। तद्भव शब्द इसी का विपरीतार्थक है। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आया है और उसका रूप जो है बदल गया है, उसको ही तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि का आग हो गया हिंदी में, तो ये तद्भव हो गया। कर्पूर का कपूर हो गया है, नेत्र का आँख हो गया है, तो ये सभी तद्भव आपके कहलाते हैं। बात करते हैं देशज की, तो देशज शब्द ऐसा होता है, देशज का मतलब देश और जमाने जन्मा हुआ, किसी विशेष क्षेत्र में जन्मा हुआ। तो जो शब्द किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाता है उसी उतने ही क्षेत्र में बोला जाता है, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी इत्यादि, ये सभी देशज शब्द हैं, क्योंकि विशेष स्थान पर बोले जाते हैं। चलिए इसके और खंडों को देख लेते हैं। तो इसके और खंड हैं विदेशज। विदेशज यानी विदेशों से आया हुआ शब्द। हालांकि आप जानते हैं 351 में कहा गया है, अनुच्छेद 351 में कहा गया है भाषा के लिए कि हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए विदेशी भाषाओं के शब्दों को या दूसरे भाषा के शब्दों को हिंदी में संग्रहित किए जाएं और उसके शब्द भंडार को बढ़ाया जाए। तो देखिए जैसे पुलिस है, अंग्रेजी का शब्द है, स्कूल, स्टेशन सब इंग्लिश का शब्द है। तो अंग्रेजी चूँकि विदेशी भाषा है इसलिए शब्दों को विदेशज कहेंगे और हिंदी में इनका यूज होता है दोस्तों। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है संकर शब्द। शंकर में छोटा सा है संकर शब्द। यहाँ ऐसा कुछ शब्द होता है जो 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से बनता है, तो उसे ही संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। तो इस प्रकार 2 भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं रूपांतरण के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब बदलने वाले, अविकारी मतलब ना बदलने वाले, और अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो विकारी वे शब्द हैं जिनके लिंग पुरुष और वचन के कारण रूप बदलते हैं। और जैसे गाय है, लड़का है, यह है, वह है। गाय का गायें हो जाएगा, लड़का का लड़कियां, लड़के हो जाएगा, यह का ये हो जाएगा, वह का वे हो जाएगा। तो इनका रूप बदल रहा है, इसलिए इनको जो है विकारी शब्द कहेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं
अभिकारी शब्द की। अभिकारी वे शब्द हैं जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं, जैसे आज, यहाँ, वहाँ, ठीक है। तो आज हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ वहाँ ये सब हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका लिंग वचन पुरुष के कारण इसका रूप कभी नहीं बदलता है, तो इसे अभिकारी कहते हैं दोस्तों। तो ये कुल मिला के चार आधार पर हमने जो है शब्दों का अध्ययन किया है। यहाँ ध्यान देंगे एक नोट है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज तथा संकर शब्द भंडार, सॉरी ये तो आपके लिए नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे है, आगे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए। आगे है, तो यहाँ पर दिया गया है संज्ञा। जी हाँ, संज्ञा। अब हम लोग संज्ञा के बारे में देखेंगे। आपका अगला चैप्टर है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा को पढ़ेंगे और बहुत ही विशेष तौर से पढ़ेंगे, ख्याल से पढ़ेंगे इसको, ताकि हर एक क्वेश्चन हम सही कर सकें। तो बहुत ही साधारण सी परिभाषा, ज़्यादा समय नहीं आपका लगेगी। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण भाव दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक, अकबर, पुस्तक, कलम, कानपुर, पाकिस्तान, बचपन, मृत्यु, ये सभी क्या हैं? संज्ञा है दोस्तों। संज्ञा के प्रमुख रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो प्रमुख रूप की बात करें तो यहाँ पर जो है प्रमुख रूप से आपकी जो संज्ञाएं होती हैं वो फिलहाल 3 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सभी प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और अंतिम भाववाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ जो है सभी संज्ञाओं का नाम याद करने के लिए एक शार्ट ट्रिक है, द्रव्यजा सभा, जिसको आप सहारा ले सकते हैं। द्रा से द्रव्यवाचक संज्ञा, व्या से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जा से जातिवाचक संज्ञा, सा से समूहवाचक संज्ञा, भा से भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एक एक संज्ञा को विस्तार से। क्या है? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक व्यक्ति, एक स्थान या फिर जिसकी संख्या 1 हो उसके नाम को बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अतः इसे बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये पॉइंट आप ध्यान देंगे, इसे बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर बहुवचन बन गया तो वो नहीं होगा दोस्तों। जैसे राम, रीता, अकबर, गीता, कुरान, बाइबिल, दिल्ली, वाराणसी, श्रीलंका, नेपाल, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आप इसमें से किसी का बहुवचन नहीं बना सकते हो। बाइबिल का बाइबिलों नहीं कह सकते हो, दिल्ली का दिल्लियों नहीं कह सकते हो, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। ध्यान देंगे, जहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया नहीं जा सकता था, वहीं पर जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लड़का का लड़की हो जाएगा, लड़कियों हो जाएगा, लड़कियों हो जाएगा, पुरुष का पुरुषों हो जाएगा, स्त्री का स्त्रियों हो जाएगा, कोयल का कोयलों हो जाएगा, कबूतरों हो जाएगा। ये सभी आप देख रहे हैं, इनका बहुवचन बन रहा है, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, स्पेशल शब्द हैं वर्षा, बिजली, तूफान, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। प्रश्न में आकर आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको मिलता है समूहवाचक संज्ञा। क्या है समूहवाचक संज्ञा? जिस शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का भेद हो। यहाँ एक ही जाति के, ध्यान रखिएगा, एक ही जाति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह, दल, भीड़, गिरोह, गुच्छा, गुलदस्ता, पुंज, ढेर, झुंड, कच्छा, ये सभी आपके समूहवाचक संज्ञा है। जैसे गुच्छा, गुच्छा में आपको लगता है कि किसी चीज़ का समूह होगा, गुलदस्ता में फूलों का समूह होगा, समूह में तो समूह ये है, दल में भी कुछ लोगों का समूह होगा, तो ये समूहवाचक संज्ञा होती है। आगे देखते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा का तात्पर्य उस द्रव्य पदार्थ से है जिसे हम नाप या तौल नहीं सकते हैं, या नाप या तौला नहीं जाता है। जिसे नापा तौला नहीं जाता है उसे ही आप कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा है। लेकिन गिन नहीं सकते हैं जिसे। इसमें सभी चीज़ें निर्जीव होती हैं और बहुवचन में नहीं हो सकती हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पानी, तेल, दूध, घी, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमको तौल कर मिलती हैं, लीटर में नाप कर मिलती हैं, और इनका बहुवचन नहीं बनता। जैसे लोहों का लोहो नहीं बनता, सोना का सोनो नहीं बनता, पानी का पानियों नहीं बनता। तो यही सभी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अंतिम प्रकार के संज्ञा का अंतिम जो प्रकार है वो क्या है? वो है भाववाचक संज्ञा। वस्तु या व्यक्ति के गुण या स्थिति को का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसे हम महसूस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो है देख नहीं सकते हैं। इसमें सदैव प्रत्यय लगा होता है, जिसे हटाने पर शब्द विशेषण बन जाता है। ये सभी पॉइंट पर आप ध्यान देंगे।
जैसे प्रेम देख नहीं सकते हैं, खटास देख नहीं सकते, मिठास, शत्रुता, बचपन, मृत्यु, ईमानदारी, ये सभी शब्द हम लोग ऐसे शब्द हैं जिनको हम कभी आँख से देखते नहीं हैं, केवल महसूस करते हैं। आपसे हम कहते हैं प्रेम, तो प्रेम आप इसका आकार नहीं बता पाओगे, प्रेम का आकार कैसा होता है, रंग कैसा होता है, नहीं, इसको केवल महसूस किया जाता है। जैसे सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, जिसमें ता प्रत्यय अगर हटा दीजिए तो सुंदर जो है विशेषण बन जाता है। ठीक है। अब कोयल जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और। यहाँ कुछ पॉइंट पर ध्यान देंगे। यहाँ पर अपनापन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चतुर विशेषण है, जो भाववाचक संज्ञा बनाई जाने पर चतुराई हो जाएगी। हिमालय है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन हिंदी व्याकरण के सभी अध्यायों का, और आप बने रहिएगा संस्कृत आस्था यूट्यूब चैनल पर। आज हम व्याकरण के सभी चैप्टर का आपको अध्ययन करा देने वाले हैं, एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में। तो चलिए अब अगला अध्याय सर्वनाम देख लेते हैं, जिसे प्रोनाउन कहते हैं अंग्रेजी में। सर्वनाम क्या होता है? तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देखेंगे, तृष्णा ने कहा मैं मिठाई लूँगी। यहाँ तृष्णा एक जगह लिखा है, यहाँ फिर मैं ना लिख के फिर तृष्णा लिखा जाता तो शब्द का, वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता। इसे कहा जाता अगर तृष्णा ने कहा कि तृष्णा मिठाई नहीं लूँगी, तो ये गलत हो जाता। इसलिए यहाँ पर तृष्णा के स्थान पे मैं का यूज हुआ है। तृष्णा एक नाम है, नाम के स्थान पे ही शब्द का यूज हुआ है, इसे ही सर्वनाम कहेंगे दोस्तों। शालू ने संध्या से कहा कि वाह, अब यहाँ वाह सर्वनाम है क्योंकि संज्ञा के स्थान पर यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः मैं और वाह क्या है, सर्वनाम है दोस्तों। चलिए यहाँ कुछ पॉइंट और देखेंगे। नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये सभी आप संभवतः पहले भी पढ़े होंगे, जान रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं रिवीजन बहुत ही ध्यान से। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, जो कि संख्या आपसे कई बार पूछी गई है प्रश्न में। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 6 भेद होते हैं दोस्तों। 6 में आपको जो है अभी बारी बारी से एक-एक को देखेंगे। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पुरुष का मतलब आप समझिए किसी व्यक्ति, इंसान से नहीं, जेंडर से नहीं। पुरुष का मतलब होता है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इससे आप तात्पर्य लगाएंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम कौन होता है? बात को कहने वाला ही उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं। मध्यम कौन होता है? जिसे बात कही जाए वह मध्यम होता है, जैसे तू, तुम। और अन्य कौन होता है? जिसके संबंध में बात की जाए, जैसे वह, अन्य पुरुष होगा दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे, बहुवचन के लिए हम आप, वे के साथ लोग शब्द लगा दिया जाए। जैसे हम का बहुवचन करना, हम लोग, वे लोग, सब लोग, इस प्रकार से कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूसरा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है। यहाँ यह और वह सर्वनाम है और इससे जो है निश्चित अर्थ का बोध हो रहा है, सांप ही है, पुस्तक ही है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी के बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी को बुलाओ, अब यहाँ किसी आपका सर्वनाम है लेकिन अनिश्चितता का बोध करा रहा है। किसी को बुलाओ, किसको बुलाओ पता नहीं। घी में कुछ मिला है, अब कुछ मिला है, पता नहीं क्या मिला है, तो यहाँ कुछ आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका चौथा प्रकार दोस्तों। चौथा प्रकार क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं अथवा 2 व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोओगे सो काटोगे, यहाँ जो और सो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो तुम चाहो करो, यहाँ जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो कल आया था वह पढ़ने में तेज है, यहाँ जो आपका संबंधवाचक। यहाँ देख रहे हैं 2 शब्दों के बीच में ये शब्द जो है संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि 5वें नंबर पे है दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो कि 5वें नंबर पे है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह यहाँ क्यों खड़ी है, तो क्यों आपका सर्वनाम है लेकिन प्रश्नवाचक है। तुम कैसे आए, तो कैसे भी आपका प्रश्नवाचक है। वह क्या चाहता है, तो क्या आपका प्रश्नवाचक है। कौन तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या शब्द आता है। कौन जो है वो निर्जीव
क्या जो है वो निर्जीव के लिए आता है, कौन जो है वो सजीव के लिए आता है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप जैसा समझे करें, यहाँ आप जो है स्वयं जो है खुद जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उन्होंने मुझसे रहने को कहा और आप चलते बने, यहाँ आप आपका निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप ही अपने चला जाऊँगा, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो यहाँ खुद, स्वयं, आप, ये सभी क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम है। चलिए फटाफट देख लेते हैं इस चैप्टर संबंधित कुछ क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या है निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन है, क्या है, कुछ है, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से किस में गलत सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो मैं तुम्हारे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ तुम्हारे को जो है ये गलत सर्वनाम है, बाकी सब सही है, आप चेक कर लीजिए। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का बोध करा रहा है, बाकी सब गलत हैं। चलिए, अब एक ट्रिक, हमने वादा किया था आपसे, ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको समझाएंगे। एक ट्रिक है आपके सामने, सभी सर्वनामों को याद करने की ट्रिक जो है दोस्तों। चलिए ट्रिक पर ध्यान देते हैं। ट्रिक है निज पुरुष अपने प्रश्नों के संबंध में निश्चय अनिश्चय के बीच झूलता है, जिसमें आप 6 सर्वनामों का नाम याद करेंगे। निज से निजवाचक, पुरुष से पुरुषवाचक, प्रश्नों से प्रश्नवाचक, संबंध से संबंधवाचक, निश्चय से निश्चयवाचक, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक। तो 6 आपको याद हो जाता है। तो ये एक ट्रिक है, निज पुरुष अपने प्रश्नों के संबंध में निश्चय अनिश्चय के बीच झूलता है। इसमें आप जो है 6 सर्वनामों का नाम याद कर सकते हैं। निज से निजवाचक सर्वनाम, पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नों से प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इससे हमको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और पॉइंट को। तो आगे जो है अब आपको एक दूसरा चैप्टर मिल रहा है जो जेंडर संबंधित, इसका लिंग है। लिंग के चैप्टर को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ज़रा ध्यान देंगे इस पर। तो कहा गया है, इसकी परिभाषा के रूप में परिभाषित किया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से, जी हाँ, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में ये जेंडर लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जी हाँ, हिंदी में 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, जिस शब्द से किसी पुरुष अथवा नर का बोध हो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे बालक, युवक, सम्राट, राजा इत्यादि। स्त्रीलिंग शब्द, जिस शब्द से किसी स्त्री अथवा मादा का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, रानी, युवती, नदी इत्यादि। अब नोट है आपके लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है दोस्तों। क्या है, आपसे इस नोट में कहा गया है कि हिंदी के, जी हाँ, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग का निर्धारण करना कठिन होता है। इसको जानने के लिए वाक्य बनाकर समझने में आसानी होती है। इसमें वाक्य बनाते समय लिंग जानने वाले शब्द को पहले कोई संज्ञा या कोई शब्द नहीं लगाना चाहिए। जैसे आम का लिंग जानने के लिए हम लोग, जिसका सही तरीका है, आम मीठा है, तो मीठा से आप पता लगाएंगे कि ये आम जो है वो पुल्लिंग है। इमली खट्टी है, तो खट्टी से आप पता लगाएंगे इमली जो है स्त्रीलिंग शब्द है। और जो गलत तरीका है वो भी आपको यहाँ बता दें। गलत तरीका क्या है, जैसे जानकी आम खा रही है, यहाँ आम के गलत लिंग का बोध हो रहा है ना। जानकी आम खा रही है। राम इमली खाता है, यहाँ अगर नाम लगा देंगे पहले तो जेंडर नहीं जान पाएंगे दोस्तों, है ना। जैसे इमली स्त्रीलिंग है लेकिन खाता है आ गया यहाँ, है ना। और इमली के आगे अगर कोई क्रिया लगाएंगे या विशेषण लगाएंगे तो इमली खट्टी आ जाएगा, तभी आपको सही जेंडर का पता चलेगा। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द जो छांट के हमने रखे हैं आपके लिए। छाता, लोटा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, घी, दही, हाथी, पानी, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। वहीं पर छतरी, लोटिया, पृथ्वी, काशी, अयोध्या, यहाँ काशी अयोध्या ध्यान देंगे। और यहाँ नदियों के नाम ध्यान देंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र, सोन, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। मथुरा, खीर, दाल, केसर, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और शब्दों को देखते हैं, जिसमें है आपका शरबत, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और डंडा, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं।
और ध्यान ध्यान देते हैं लाठी, सिलाई, सजावट, घबराहट, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। लाठी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आत्मा की बात करें तो आत्मा जो है दोनों में प्रयुक्त होता है, अर्थात ये जो है उभय है। आगे चलते हैं और देखते हैं अब एक कुछ प्रश्नों को जो कि इससे संबंधित हैं। जैसे गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो गीदड़ी होगा, ध्यान रखेंगे। भारतीय का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों होगा। और सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्या होगा दोस्तों। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं एक नया चैप्टर फिर, जिसका नाम है विशेषण। विशेषण को देखते हैं दोस्तों। तो विशेषण में क्या है, अब देखेंगे हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग करें सुपर फास्ट रिवीजन हिंदी व्याकरण के सभी अध्यायों का। तो वीडियो पर अभी तक अगर आप बने हैं तो ये निश्चय ही आप महान हैं और आप तैयारी करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो, अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसे अच्छे वीडियो आपको डेली मिलते रहें। चलिए फिलहाल बात करते हैं विशेषण पर। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, अच्छा लड़का। यहाँ गाय संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है काली शब्द। यहाँ लड़का संज्ञा है, उसका विशेषता बता रहा है अच्छा शब्द। अब यहाँ एक बात और ध्यान देंगे कि जो विशेषता बता रहा है जैसे काली है, अच्छा है, ये विशेषण कहलाता है, लेकिन जिसकी विशेषता बताता है दोस्तों वो विशेष कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक ही बार बता दे रहे हैं, इसमें आपको एक ही बार समझ में आ जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है। तो यहाँ लिखा भी है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह जो है जो संज्ञा सर्वनाम होता है उसे विशेष कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे विशेष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विशेषण के भेदों के बारे में बात करते हैं। विशेषण मुख्यतः जो है वो 6 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण, संबंधवाचक, जिसमें 2 आपका महत्वपूर्ण नहीं है और कई किताबों में आपको 4 ही मिलता है। तो 4 को हम लोग प्रमुख रूप से देखेंगे यहाँ। सबसे पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने सब रख दिया है इसमें। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे पीली साड़ी, तो साड़ी की विशेषता पीली बता रहा है, गुण बता रहा है साड़ी का। बनारस प्राचीन नगरी है, तो प्राचीन के द्वारा बनारस की विशेषता बताई जा रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे दोस्तों, गुण बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ ध्यान देंगे गुणवाचक विशेषण के साथ 7 शब्द जोड़कर इसके गुणों में कमी की जाती है। जैसे मोटा सा, थोड़ा सा, छोटा सा, कमी कर दी जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। परिमाणवाचक विशेषण यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे शेर भर दूध, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन। तो आप देख रहे हैं कि मात्रा बताई जा रही है, तो यहाँ आपका परिमाणबोधक विशेषण होता है। इसको भी 2 प्रकार में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे निश्चित परिमाणवाचक बोधक, निश्चित परिमाणवाचक तो 1 किलो सेब, 2 सेर घी या निश्चित मात्रा मिल रही है। और अनिश्चित परिमाणवाचक तो बहुत, थोड़ा, कुछ, तो आपको यहाँ पर जो है अनिश्चितता प्राप्त हो रही है। आगे देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो दोस्तों उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े 30 दिन, तो यहाँ संख्या पता चल रहा है दोस्तों। निश्चित अनिश्चित इसमें भी होता है, जहाँ 8, 1, 10 ये सभी निश्चित संख्या हो वहाँ निश्चय संख्यावाचक होता है। जहाँ कुछ, कई, थोड़े हों वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए। सार्वनामिक विशेषण विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को या जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जो सर्वनाम होता है, अगर सर्वनाम हो और उसके लिए क्वेश्चन हो सार्वनामिक विशेषण का क्वेश्चन हो, तो वह शर्तियाँ सार्वनामिक विशेषण ही होगा। जैसे देखिए वह आदमी, इसमें वह आप देखेंगे ध्यान से सर्वनाम है, लेकिन यह सार्वनामिक विशेषण कहा जाए क्योंकि यहाँ विशेषता बता रहा है। कौन आदमी, वह आदमी। कैसा घर, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन यह यहाँ विशेषण कहलाएगा क्योंकि घर की विशेषता बता रहा है, घर कैसा चाहिए, तो कैसा आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। ये बहुत क्वेश्चन में आता है। साधारण तौर पर सर्वनाम ही सार्वनामिक विशेषण होता है, बस इसमें और कोई बात नहीं है। तुलनाबोधक तो आप जानते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की भावों की गुण
रूप, स्वभाव, स्थिति इत्यादि की परस्पर तुलना जिन विशेषणों के माध्यम से की जाती है उन्हें तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो है तुलना में जो है शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों, 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है दोस्तों। मूलावस्था क्या? अधिक, और उत्तरावस्था ठीक है अधिकतर, और उत्तमावस्था अधिकतम। यहाँ तर और तम जोड़ के उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाई जाती है, ठीक ना। ये क्रमशः तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। संबंधवाचक देख लीजिए, जो विशेषण किसी वस्तु की विशेषता दूसरी वस्तु के संबंध में बताता है तो उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। इस तरह के विशेषण संज्ञा क्रिया विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। जैसे दयामय दया संज्ञा से, बाहरी बाहर क्रिया विशेषण से, और गला गलना क्रिया से। आप देख रहे हैं तो ये सब सभी शब्द बने हुए हैं, तो यही संबंधवाचक विशेषण कहलाते हैं। हाँ, ध्यान देंगे कुछ आगे कुछ और पॉइंट पर। हिंदी में कुछ विशेषण के भी विशेषण होते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, तो यहाँ अत्यधिक भी है तेज भी है, दोनों विशेषण हैं दोस्तों। तो इसमें पहला वाला विशेषण आपका क्या कहलाएगा? पहला वाला विशेषण प्राविशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। ध्यान देंगे एक बार फिर से, दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। छात्र की विशेषता 2 शब्दों द्वारा बताई जा रही है, अत्यधिक और तेज। तो तेज भी विशेषण, अत्यधिक भी विशेषण। अब तेज विशेषण की विशेषता बता रहे कितना तेज, तो अत्यधिक तेज। तो ये जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे ही प्राविशेषण कहते हैं। चलिए, चारों विशेषण का नाम याद करने के लिए यहाँ एक ट्रिक है, संगु साप। सा से संख्यावाचक, गु से गुणवाचक, सा से फिर सार्वनामिक विशेषण, और पा से परिमाणवाचक। तो ट्रिक भी आप याद रखिएगा, चारों का नाम याद हो जाएगा। हालांकि हमने 6 प्रकार पढ़ा दिया, टोटल पढ़ा दिया आपको। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और मित्रों में इसे शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए यहाँ कुछ और देख लेते हैं। प्राविशेषण क्या होता है? वही बात, जहाँ किसी विशेषता की विशेषता बताई जाए वहाँ विशेषण प्राविशेषण होता है। थोड़ा बहुत तेज, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज और बहुत दोनों विशेषण हैं, तो पहला वाला बहुत जो है वो प्राविशेषण हो जाएगा। अब चलते हैं और पढ़ते हैं एक और चैप्टर। जी हाँ, एक और चैप्टर। अगले चैप्टर को हमने आपसे वादा किया है कि हम हिंदी के जो है जितने भी चैप्टर हैं वो सभी आपके क्लियर कराने वाले हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों संधि। अब आ गया ये ऐसा चैप्टर जिसको जो है कोई भी ऐसा परीक्षा होती नहीं है जिसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो देखते हैं संधि नाम के एक बहुत ही महान चैप्टर को। संधि, संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल संजोग, एक मिनट दोस्तों, मेल संयोग या फिर समझौता। यानी संधि का मतलब होता है मेल संयोग या फिर समझौता। इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और व्याकरण की भाषा में बात करें तो एक तरह का वर्ण विकार, विकार माने परिवर्तन, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही व्याकरण में संधि कहते हैं। देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना ही संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए, यहाँ पर कुछ बहुत ही ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक बात ध्यान दीजिए, संधि और संधि विच्छेद क्या होता है, एक बात आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर हम शब्द रखते हैं विद्या, विद्या, और एक शब्द रखते हैं आलय। देखिए संधि होता क्या है। वास्तव में जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर होगा और दूसरे शब्द का शुरू वाला अक्षर होगा, दोनों का मेल होगा और दोनों के स्थान पे एक नया वर्ण बन जाएगा, और इसी परिवर्तन को ही संधि कहते हैं दोस्तों। वास्तव में क्या होता है, हम अपने आम जीवन में देख लें तो जैसे कोई वस्तु हुई, डोर हुई, यहाँ से अगर टूट जाती है और इसे पुनः हम जोड़ते हैं तो यहाँ गांठ पड़ जाती है, कोई परिवर्तन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शब्दों को भी जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ बीच में एक परिवर्तन हो जाता है, जिसे संधि कहते हैं दोस्तों। जोड़ा क्यों जाता है? अब हम बोल रहे हैं और हमको विद्या का घर बोलना है, तो हम क्या करते हैं, विद्या और घर यानी विद्या और आलय को एक में जोड़ कर बोलते हैं, तो समय की बचत होती है। और लिख रहे हैं तो कम लिखना पड़ता है। यहाँ पर एक शब्द की बात नहीं, कई शब्द ऐसे लिखने हो तो लिखना कम पड़ सकता है, बोलना कम पड़ सकता है। तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं। यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान देना है, हमेशा जैसे लिखा है बाल, बाल लिखा है, यहाँ लास्ट में हलंत नहीं लगा, इसका मतलब इसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ दोस्तों? ये पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं वर्णमाला में कि जिस अक्षर के नीचे हलंत ना हो उसमें छुपा हुआ तो है एक छोटा अक्षर आ। यही नहीं दिखाई पड़ेगा, बाकी कोई होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप ध्यान देंगे
कहीं भी ऐसा कुछ लिखा हो तो आप जान लेंगे इससे लास्ट में क्या है, तो लास्ट में छोटा आ है दोस्तों। बस इतना ही आपको समझना था। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं संधि में कुछ आगे और क्या हमको देखना है। तो आगे हम लोग देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार में संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि को देखेंगे कि स्वर संधि क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। चलिए, स्वर संधि, 2 स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, यहाँ आप देख रहे हैं विद्या के बड़ा आ और आलय के बड़ा आ दोनों पास पास आ रहे हैं, एक में जुड़ जा रहे हैं, तो स्वर पास पास आ रहे हैं, अर्थात प्लस के दोनों तरफ स्वर हों तो वहाँ पर आपकी स्वर संधि होती है, अन्यथा कोई और संधि होगी। तो आप देख सकते हैं विद्यालय में द्या के आ और आलय के आ के स्थान पर एक दीर्घ आ हो जाता है। इस उदाहरण में आ प्लस आ दोनों स्वर हैं, इसलिए यह स्वर संधि है दोस्तों। चलिए, संभवतः आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वर संधि के प्रकारों को। तो स्वर संधि के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि, यण संधि, आयास संधि, ये आपका होता है। चलिए, तो इन संधियों को जो है हम लोग एक एक करके बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है, तो यही 5 होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ माने क्या होता है दोस्तों? दीर्घ माने होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। दीर्घ माने बड़ा होता है, यानी जब इधर भी स्वर हो, प्लस के बाएं भी स्वर हो, प्लस के दाएं भी स्वर हो और दोनों स्वर मिलके अगर बड़ा बन जाते हैं, दीर्घ बन जाते हैं, तो ऐसी संधि को दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे यहाँ परिभाषा पर ध्यान देंगे, यदि 2 सजातीय स्वर मतलब एक ही स्वर आसपास आवें तो दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे स्वरों की दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात यदि प्रथम शब्द के अंत में दीर्घ आ, ई, उ, री हो, इनमें से कोई शब्द हो। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, में से कोई एक वर्ण हो और, जी हाँ, और कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के शुरुआत में उसी का समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है, यह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे आ प्लस आ, देखिए दोनों स्वर हैं, दोनों एक के स्वर हैं, तो वहाँ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। जैसे परम धन अर्थ बराबर परमार्थ, यहाँ आप देखेंगे माँ के आ और अर्थ के आ दोनों के स्थान पे एक बड़ा आ परमार्थ में बीच में बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर। चलिए, उसी प्रकार शिवधन आलय बराबर शिवालय, शिव के आ और बड़ा आ दोनों को मिलकर बना गया है शिवालय दोस्तों। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देंगे, हम बताना चाहेंगे, जैसे शिवालय शब्द है, इसमें आप जब बड़ा आ को देखिए तो जान जाइए कौन संधि है, तो दीर्घ संधि है दोस्तों। अब शिवालय का अगर मान लीजिए संधि विच्छेद करना हो, ये तो आप बता लेंगे हाँ बड़ा आ है, इधर शिव है, इधर आलय है, तो दीर्घ संधि है, बड़ा का मतलब दीर्घ संधि है। लेकिन अगर शिवालय का संधि विच्छेद करना हो तो कैसे आप करेंगे? तो उसको करने का तरीका है, बड़ा आ जहाँ पर आपको ये पहचान मिले, पहचान को वहीं पर रखिए और इधर के जो भी शब्द बच रहे हैं उनको नीचे उतार लीजिए। तो जैसे यहाँ पर बच रहा है आपका सी और वा का बड़ा आ यहाँ रोक रहे हैं तो आधा वा, आधा वा को चाहे ऐसे लिखिए चाहे पूरा लिख के हलंत लगा दीजिए। चलिए, अब इधर बचता है ला और या, बीच में लगाएंगे प्लस, ठीक। अब इसी बड़ा आ को आप जानते हैं कि आ और आ मिलके बड़ा आ बना हुआ है, तो बड़ा आ को फिर से आ और आ बनाइए, एक आ इधर लगाइए, एक आ उधर लगाइए, आप कोई भी लगा सकते हैं छोटा बड़ा में से, लेकिन वही आ लगाइए जिससे आपका शब्द बन जाए। ध्यान देंगे तो इस शिव में अगर छोटा लगाते हैं तो पूरा आपका शिव हो जाता है, और इधर लय के पहले अगर बड़ा आ लगाते हैं तो आलय हो जाता है, तो शिव धन आलय आपका संधि विच्छेद हो गया। इसी प्रकार हम लोग संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। और इसी में ई स्वर का देख लीजिए, कवि धन इंद्र, कवि के लास्ट में ई है, इधर भी ई है तो बड़ी ई बन गई और कविंद्र बन गया। उसी प्रकार रवि धन इंद्र का रविंद्र बन गया, हरिधन ईश का हरीश बन गया और नदी धन ईश का नदीश बन गया। छोटाऊ बड़ाऊ का देख लेते हैं मेल, कि दोनों तरफ ऊ हो तो बड़ाऊ कैसे बनता है। यहाँ आप ध्यान देंगे, भानुधन उदय में, भानु में छोटाऊ है, उधर भी छोटाऊ है तो बड़ाऊ बन गया और भानुदय बन गया। गुरुधन उपदेश में गुरु, यहाँ पर रा का ऊ और छोटाऊ दोनों मिलकर बड़ाऊ बन गया तो गुरु उपदेश हो गया। री का देख लेते हैं, मातृधन ऋणम,
यहाँ भी री, यहाँ भी री, तो बड़ी री बन जाती है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में री ही रहती है, तो मातृगण हो जाता है। होत्रिधन रिकार, यहाँ री, तो वही दोनों एक री बन गई, होत्रिकार हो गया दोस्तों। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख दीर्घ संधियाँ आपके हैं, संधियों के उदाहरण हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। सूर्यधन अस्त बराबर क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। रामधन अयन बराबर क्या हो जाएगा, रामायण। यहाँ ना का अड़ा होता है ड़त्व विधान के अंतर्गत। कुशधन आसन बराबर कुशासन हो जाएगा, सब दीर्घ संधि है दोस्तों। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय हो जाएगा। गिरधन इंद्र बराबर गिरेंद्र हो जाएगा। और सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, यहाँ छोटा उ और छोटा उ मिलके बड़ा उ बन गया, सूक्ति हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अब अगली संधि, गुण संधि। चलिए तो गुण संधि देखते हैं कि गुण संधि में क्या है। कुछ गुण संधि में है, यहाँ प्रथम शब्द के अंत में केवल दो स्वर आ या फिर आ, यानी छोटा आ या बड़ा आ रहते हैं। यानी प्लस के पहले आपको या तो छोटा आ मिलेगा या तो बड़ा आ मिलेगा। अच्छा, और दूसरे शब्द के शुरुआत में छोटी या बड़ी रहे तो ए बन जाता है, छोटा हो या बड़ा हो रहे तो ओ बन जाता है, और री रहे तो आर बन जाता है। ध्यान देंगे, एक बार इसको यहाँ समझिए। अगर प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद ई है, तो दोनों को हटाएंगे, दोनों के स्थान पे बनाएंगे ए। और आ के बाद ऊ है तो दोनों को हटाएंगे, बनाएंगे ओ। और आ के बाद री है तो बनाएंगे उसको आ और आधा रा। तो ये है आपका गुण संधि। जैसे यहाँ फार्मूला देख लीजिए, आ प्लस ई बराबर ए होता है, ठीक है। आ प्लस ऊ बराबर ओ होता है, और आ प्लस री बराबर आर होता है। ये आपकी फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखिए कुछ उदाहरण, जैसे देखिए आधन ई बराबर ए वाला उदाहरण यहाँ है। देवधन इंद्र, अब देव में लास्ट में आप जानते हैं कि हलंत नहीं है, तो देव में आ है, इधर ई है, तो आ ई दोनों हटेगा, बनेगा ए, तो आपका शब्द हो जाएगा देवेंद्र। उसी प्रकार रमाधन इस बराबर रमेश हो जाएगा। और उसी प्रकार सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र हो जाएगा। आप देख रहे हैं सुर में लास्ट में आ है और प्लस के बाद ई है, तो आ ई मिलकर क्या बन गया है, ए बन गया है, तो सुरेंद्र आपका बन जाता है। इसी प्रकार ओ वाला देख लीजिए, सूर्यधन उदय बराबर आपका आ और ऊ के स्थान पे ओ बनेगा, सूर्योदय हो जाएगा। महाधन उत्सव का महोत्सव हो जाएगा। चंद्रधन उदय का आपका चंद्रोदय हो जाएगा। और इसी प्रकार लोकधन उपयोग का लोकोपयोग हो जाएगा। यहाँ पर आ और री का देख लीजिए। देवधन ऋषि, देव में लास्ट में आ है और इधर री है, तो आ और री का अर बना, तो यहाँ देखिए देवर्षि हो गया। यहाँ ध्यान देंगे, दे वा में छोटा आ है, अब खष्टी सा के ऊपर जो रा है वो रा यहाँ है, तो अर बना, तो देवर्षि आपका बन गया। ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि क्या है, यहाँ से ऊपर फास्ट रिवीजन हो रहा है दोस्तों। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो फ्री क्लास आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारे चैनल पर, जिसको पढ़ के आप विस्तार पूर्वक संधि के चैप्टर का अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पर वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि क्या है, यदि पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ रहे, गुण संधि की तरह से ही, और दूसरे शब्द के शुरुआत में यदि ए या ऐ रहे तो दोनों मिलकर ऐ बन जाते हैं, तथा ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ बन जाते हैं। जरा फार्मूला समझिए दोस्तों। यहाँ देखिए, छोटा आ या बड़ा आ हो प्लस के पहले, और प्लस के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ऐ बन जाएंगे। इसी प्रकार प्लस के पहले आ या आ हो और उधर अगर ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ बन जाएंगे दोस्तों। ये आपका फार्मूला है। अब देखिए उदाहरण में कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है आपका आ और ए बराबर ऐ वाला। देखिए सदा धन एव, आप देख रहे हैं सदा में लास्ट में बड़ा आ का मात्रा नहीं, बड़ा आ है, इधर ए है, तो आ और ए मिलकर ऐ बनेगा। तो ऐ बनने के बाद आपका बनेगा दा पर एक मात्रा लग जाएगा, सदैव बन जाएगा। एकदा धन एव, उसी प्रकार एकदैव बन जाएगा दोस्तों। आ और ओ वाला देख लीजिए उदाहरण, महाधन औषधि, तो आ महा का आ, औषधि का औ, दोनों मिलकर औ बनेगा, तो महौषधि बन जाएगा दोस्तों। यहाँ एक बार देखिए ध्यान से दोस्तों, माँ हा में बड़ा आ था, औषधि में शुरू में औ थी, तो उसको निकाल दिया हमने और सधि लिख दिया, ठीक है। अब आ और औ को हमने निकाला, दोनों को औ जब यहाँ बीच में बनाएंगे तो आपका हो जाएगा महौषध दोस्तों। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक नोट है, थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से।
इसमें संधि होने पर जो एक शब्द बनता है उसमें दो स्वरों के मेल से हमेशा अय और अव बनता है, दो ही बनता है वृद्धि संधि में, अय और अव। यानी अय और अव को कहीं देखिए तो जान जाइए कौन संधि है, वृद्धि संधि है दोस्तों। चलिए यहाँ पर एक संधि पे बात करेंगे क्या, जो कि आपके से बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, पूर्व रूप संधि। ये संस्कृत की संधि है लेकिन इसको हम यहाँ पर रखना पड़ता है क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो यह शब्द के बीच में जो है यस का आकार, जिसको अवग्रह कहते हैं, लुप्ताकार कहते हैं, का निशान बना हो तो उसे विच्छेद करते समय ह्रस्व वर्ण में बदल देते हैं। जैसे ग्रामे अपि है आपका, ग्रामे अपि संधि विच्छेद करना हो तो ग्रामे, और इसके बाद देख रहे हैं अंग्रेजी का यस का निशान है दोस्तों, तो उसको छोटा या बना देंगे और लिख देंगे तो संधि विच्छेद आपका हो जाएगा। होता क्या है, प्लस के पहले अगर ए हो चाहे ओ हो, और तब अगर प्लस के पहले छोटा या हो तो संधि होते समय छोटा या जो है लुप्ताकार धारण कर लेता है, अवग्रह जिसे एक वर्तुल रेखा कहते हैं, ऐसे रूप धारण कर लेता है। और पाई पाते समय इसके ऊपर पाई नहीं पारी जाती, ध्यान देंगे। जैसे अगर ग्रामे अपि आपको लिखना है, ग्रामे, और अंग्रेजी का एस बन गया, ये आपका संधि होने के बाद अपि हो गया। पाई पारेंगे तो ध्यान देंगे यस के ऊपर पाई नहीं पारेंगे तो ग्रामे अपि आपका हो जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे संभवतः। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली संधि को। अगली संधि है ईयर संधि। ईयर संधि क्या है, इसमें ई उ री के बाद जो है कोई विजातीय स्वर आए तो ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा और ई के स्थान पे रा बन जाता है। यहाँ प्लस के पहले अब छोटा बड़ा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। प्लस के पहले आपको या तो ई मिलेगा, या तो उ मिलेगा, या तो री मिलेगा। और ई होगा उ होगा तो क्या बनेगा, आधा वा बन जाएगा। ई होगा तो क्या बनेगा, आधा या बन जाएगा। और ई होगा तो क्या बनेगा, आधा रा बन जाएगा। यही आपका होगा, बाद में कोई दूसरा स्वर होना चाहिए, बस अकेले बदलेगा ये। तो देखते हैं यदि धन अभी, अब यदि में ई है ना, ई का या बन गया तो आधा दा और या एक में मिला द्या बन गया तो यद्यपि आपका बन गया। अति धन अधिक, अति में ता का ई जो है निकला या बनने के लिए तो आधा ता हो गया तो अत्य हो गया, और ई का या बना और यहाँ से आ मिला तो अत्यधिक हो गया। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, ठीक है। इसी प्रकार इति धन आदि बराबर इत्यादि, अति धन आचार बराबर अत्याचार, ये सभी उसी के उदाहरण हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कुछ वा वाला उदाहरण। जैसे आपका है प्रतिधन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, यहाँ ई का या बन गया। प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, निधन ऊन बराबर न्यून, वाणिधन ऊर्म बराबर वाणी ऊर्मी, ये सभी आपका जो है या बनने वाला उदाहरण है। आगे देखते हैं वा बनने वाला। तो मनुधन अंतर, अब नु ना का उ जो है वा बनेगा तो मनवंतर आपका हो जाएगा। अनुधन अय बराबर, अब नु का वा फिर बनेगा तो आधा ना बचेगा तो अन्वय हो जाएगा दोस्तों, अन्वय हो जाएगा। अभी आपको इसको विस्तार से बता रहे हैं दोस्तों, पहले उदाहरण आप देख लीजिए। सुधन आगत बराबर उ का सा के उ का वा बनेगा स्वागत बन जाएगा। अनुधन आदेश का अनुवादेश बन जाएगा, है ना। और आगे देखते हैं कुछ री वाला जिससे रा बनता है। यहाँ पर देखेंगे पितृधन अनुमत, तो पितृ के री का रा बनेगा तो पित्रा, रात्रा में लग जाएगा तो पित्रानुमत हो जाएगा। पितृधन आदेश का पित्रादेश हो जाएगा। मातृधन आनंद का मंत्रानंद हो जाएगा। ये सभी होगा आपका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक शब्द देखिए, जैसे मान लीजिए आपका है अनु धन आय, ये है आपका। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस के पहले ये छोटा ऊ है, प्लस के बाद कोई दूसरा स्वर है, भिन्न स्वर है, आ है, तो इसी ऊ का वा बनाना है। तो ऊ का जब वा बनाएंगे ना से ऊ निकल जाएगा, तो वर्णमाला में आपको समझाया गया है कि आधा अक्षर बचता है, तो आ और आधा ना बचे क्योंकि ना से ऊ को निकाल लिया गया है। अब ऊ का आधा वा बनेगा दोस्तों। आगे छोटा या जब इधर आएगा तो वा में मिलेगा छोटा का मात्रा और पूरा वा हो जाएगा, और या आपका बचेगा तो आपका अन्वय हो जाएगा। इसी प्रकार आपका होता है। अब या वा रा कहीं देखिए, उसके पहले आधा अक्षर देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको ये एकदम जादू वाली ट्रिक बताई जा रही है। कहीं भी या वा रा देखिए, उसके पहले आधा अक्षर देखिए, तो उसमें हमेशा आपको मिलेगा प्रायः कि एक ही संधि होगा, कौन सा, यण संधि। वाह हो तो उ बना दीजिए, जैसे वाह है उ बनाएंगे तो ना पर छोटी मात्रा लग जाएगा, अनु हो जाएगा, और आ बचेगा तो अय हो जाएगा, तो तुरंत खट से आपका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं लास्ट में अयादि संधि दोस्तों। अयादि संधि देख लेते हैं, पांचवी संधि है, अंतिम संधि है स्वर संधि की। तो अयादि संधि देख लेते हैं। अयाज संधि क्या है, अयाज संधि में अयाज संधि में जो है
आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और मित्रों में इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा दोस्तों। अयाज संधि है ए ऐ ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ए ऐ के स्थान पर क्रमशः ऐ आय और ओ औ के स्थान पर क्रमशः आव आव बन जाता है। यही आपकी अयाज संधि होती है दोस्तों। यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, ए या ऐ हो उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए के स्थान पे ऐ बनेगा और ऐ के स्थान पे आय बनेगा। यहाँ हलंत नहीं लगा है, या के नीचे आपका हलंत रहेगा। और ओ और औ के बाद जब कोई दूसरा स्वर है प्लस के उस पार, तो ओ के स्थान पे औ और औ के स्थान पे आओ बन जाता है दोस्तों। हलंत लगा रहेगा, वा में, या में, सब में, या आधा बनेगा दोस्तों। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ बहुत फेमस उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर कि ने धन अन। अब ना में ए है, बाद में ए नहीं है, कोई अन्य स्वर है, तो ने में ए का ऐ बनेगा तो आधा ना बचेगा। अब जब आधा ना बचेगा और उधर ऐ बनेगा तो छोटा आ ना में लगेगा, पूरा ना हो जाएगा। और आधा या बनेगा तो अन का आ मिलेगा, पूरा या हो जाएगा और ना बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका नयन हो जाएगा। इसी प्रकार गय धन अक, ऐ का आय बनेगा तो गायक हो जाएगा। गय धन अन, ऐ का आय बनेगा तो गायन हो जाएगा। पोधन अन, ओ का औ बनेगा तो पवन हो जाएगा। ने धन ऊन, ए का आय बनेगा तो न्यून हो जाएगा। इसी प्रकार पोधन इत्र, ओ का औ बनेगा तो पवित्र हो जाएगा। पौ धन अक, पौ का आव बनेगा तो पावक बन जाएगा। और नौ धन इक, नौ का औ का आव बनेगा तो नाविक बन जाएगा दोस्तों। इसी को अयाज संधि कहते हैं दोस्तों। जरा ध्यान देंगे इस पर, थोड़ा सा कुछ समझेंगे। जैसे मान लीजिए पावक शब्द है, पावक शब्द है, अब पता लगाना है पावक में कौन संधि है। तो पहली बात आप देख रहे हैं, वाह के पहले यहाँ बड़ा आ है और वाह है, तो आओ तो आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा होगा। अगर ना दिखाई पड़े, आप परेशान हो जाएं, तो सभी अक्षरों को अलग कर दीजिए। जैसे पा में कौन सा अक्षर, जब पा से निकालेंगे बड़ा आ तो पा आपका हलंत वाला हो जाएगा, आपने पहले सीखा है वर्णमाला में। वाह में से आपको कोई मात्रा नहीं दिखाई पड़ी, इसका मतलब वाह में छोटा आ है, जब निकालेंगे तो आधा वाह हो जाएगा। और का के नीचे कोई हलंत नहीं है तो का में इसका मतलब है छोटा आ। ये वर्णमाला में आपको बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ आपको औ जो है साफ साफ दिखाई पड़ता है, और बताया गया है कि औ किसके स्थान पे बनता है। तो आप जानते हैं कि ओ के स्थान पे औ बनता है, तो औ के स्थान पे ओ बना दीजिए। तो औ के स्थान पे जब यहाँ ओ बनाएंगे तो पा पर ओ का मात्रा लग जाएगा, और इधर बचेगा अक, तो अक को इधर लिखेंगे तो सॉरी यहाँ बड़ा आ है पा पर, तो बड़ा आ होगा। तो औ का ओ, आओ का औ बनाएंगे और अक लिखेंगे तो पावधन अक हो जाएगा, संधि विच्छेद आपका। चलिए संभवतः आपने बात को समझा होगा। यहाँ कुछ नियम आपको बताए गए हैं, थोड़ा ध्यान दे देंगे दोस्तों। कुछ नियम आपको बताए गए हैं, कहा गया है विच्छेद करने का नियम, संधि विच्छेद करने का नियम। क्या आप करेंगे, सबसे पहले स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं, फिर आय आय और आओ को जो है क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे पवन में पा आ वा आना सबको अलग कर दिया है ना। अब यहाँ आओ को पहचानते हैं, तो आओ जो है ओ से बनता है, तो पा पे ओ का मात्रा लगा देते हैं पो, और इधर अन बच रहा है तो अन लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है आओ को ओ बनाकर जोड़ा गया है, और यहीं पर आपका होता है अयादि संधि। संभवतः आप समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या होता है। तो जैसे आपने वहाँ पर सीखा कि प्लस के इधर भी स्वर हो, प्लस के उधर भी स्वर हो, तो वहाँ आपका जो है स्वर संधि होता है। लेकिन यहाँ पर आप सीखेंगे कि प्लस के इधर हर हाल में व्यंजन हो दोस्तों, और प्लस के उधर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे मतलब नहीं है। अब प्लस के पहले व्यंजन होगा, इसका मतलब ऐसा अक्षर होगा जिसके नीचे हलंत लगा होगा। जैसे वाक, अब का के नीचे हलंत लगा दीजिए, धनपति ऐसे कर दीजिए। तो अब यहाँ प्लस के बाएं जो अक्षर है उसके नीचे यहाँ हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये किस संधि का उदाहरण हो सकता है दोस्तों, तो फिर ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो सकता है। आइए देखते हैं, इसके ऊपर कुछ ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण यदि व्यंजन या स्वर हो तो जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए, इस संधि में प्रकार नहीं है, इस संधि में जो है आपको नियम मिलेंगे दोस्तों। तो नियमों पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, बस नियम देखेंगे और कुछ नहीं खास है इसमें, केवल और केवल नियम बेस पर है। चलिए,
तो सबसे पहले का, चा, टा, ता, पा, ध्यान दें कि ये सब जो है वर्गों के पहले अक्षर हैं, आपको पहले बताया गया है ये सब वर्णमाला में। तो का, चा, टा, ता, पा के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा, तृतीय माने तीसरा या चतुर्थ माने चौथा वर्ण हो, अथवा 11 लावा हो, या कोई स्वर आए, स्वर का कोई वर्ण आए, तो काचा टाता पा ये पांचों अक्षर जो है अपने जगह अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। आप जानते हैं का तीसरा अक्षर काखा गा होता है, चाका चाछा जा होता है, टाका टाठा डा होता है, ताका ताथा और तीसरा दा होता है। इसी प्रकार पा का तीसरा अक्षर पाफा और तीसरा बा होता है। तो ग ज ड द बा ये तीसरा अक्षर बनता है इसमें। तो देखिए ध्यान से उदाहरण देखते हैं। सट धन आनन, यहाँ टा है, टा का तीसरा अक्षर क्या होगा, टाठा, डा होगा तो यहाँ डा बन गया तो सट आनन हो गया। जगत धन ईस, यहाँ ता का तीसरा अक्षर ता था, दा बनेगा और बड़ी आगे से मात्रा लग जाएगी तो आपका जगदीश बन जाएगा दोस्तों। बृहद धन रथ, ता का आधा दा बनेगा तो बृहद रथ हो जाएगा दोस्तों। जगत धन आनंद, यहाँ भी ता का दा बनेगा, जगदानंद हो जाएगा। वाक धन ईस, का काखा गा बनेगा तो वागीस हो जाएगा। इसी प्रकार दिक धन अंबर, काखा काखा गा बनेगा तो दिगंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरे नियम को। अब दूसरा नियम भी आपके लिए बहुत ही खास है दोस्तों। क्या कहा गया है इसमें, बहुत छोटी सी बात कही गई लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्गों के प्रथम वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद यदि अनुनासिक वर्णों में से मा या ना हो तो यह वर्ण अपने वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है, पांचवा अक्षर बन जाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे वाक धनमय, इधर काचा टाता पा में से का है, इधर माना में से माँ है, तो का पांचवा बनेगा, का खा गा घा अंगा, तो यहाँ देख रहे अंगा बन गया तो और वांगमय हो गया दोस्तों। सट धन मास, टाठा डा बनेगा तो टाठा डाढ़ा अड़ा बनेगा तो आधा अड़ा आप देख रहे होंगे षड़मास हो जाएगा। जगत धन नाथ, यहाँ ना है लास्ट में से ताका ना बनेगा, ताथा दाधा ना तो आपका हो जाएगा जगन्नाथ। इसकी पहचान है, आप जब भी दो पाँचवें अक्षर इस प्रकार पास पास देखिए तो आप जान जाइए कि यहाँ पर नियम नंबर 2 चला है और ये पांचवा अक्षर पहला था, तो पांचवें का पहला आपको बनाना होगा तभी संधि विच्छेद होगा। जैसे वांगमय का संधि विच्छेद करना है तो आप देख रहे हैं पांचवा अक्षर दो पास पास है, माँ और अंगा दोनों पांचवें अक्षर हैं, तो इनमें से पहले पांचवें अक्षर को आप पहले में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अंगा है, अंगा का पहला क्या होगा, काखा काखा अंगा होता है तो अंगा का पहला अक्षर का होता है, तो आधा अंगा आधा का बना दीजिए, तो वाह और आधा का बना दें, वाक हो जाएगा और जो बच रहा है उसे लिख दिए तो वाक धनमय, वही आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरे नियम को। तीसरा नियम क्या कहता है आपसे, ये कहता है, ये नियम आपसे कहता है ताया दा के बाद यदि चाया छा हो तो ताया दा के स्थान पे चा बन जाता है, यानी प्लस के पहले ता हो या फिर दा हो और प्लस के बाद चाया छा हो तो ताया दा के स्थान पे आप चा बना देंगे। जैसे उतधन चारण, यहाँ ता के बाद चाया छा में से चा है तो ता का आप चा बनाएंगे, तो ता का जब चा बनेगा इधर चा है तो उच्चारण शब्द हो जाएगा आपका। इसी प्रकार उतधन छेद बराबर उच्छेद हो जाएगा, पदधन छेद बराबर पदछेद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पदछेद बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे नियम को। चौथा नियम है आपका, चौथा नियम है दोस्तों, क्या है, ताया दा के बाद जा अथवा झा हो तो ताया दा के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे विपद झंझाल, अब दा के स्थान पे जा बनेगा तो विपद जाल हो जाएगा। उत धनज्वल, अब ता के स्थान पे जा बनेगा तो उज्जवल हो जाएगा। उज्जवल में डबल आधा जा है इसीलिए क्योंकि ता का आधा जा बनता है, आधा जा पहले से है। तो ये वर्तनी में भी आपसे बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा उज्जवल में दो आधा जा है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है नियम नंबर अगला कि ताया दा के बाद टाया ठा हो, ताया दा के स्थान पे जो है क्या बनता है टा हो जाता है। तो सत धन टीका, यहाँ ता का टा बने क्योंकि ताया दा के बाद टा है तो सत टीका हो जाएगा। और बृहद धन टीका, यहाँ भी ता का टा बनेगा तो बृहद टीका हो जाएगा दोस्तों। एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि सत धन टीका किस संधि का उदाहरण है, तो प्लस के पहले आपने हलन देखा तो कौन संधि है, व्यंजन संधि है। चलिए देखते हैं नियम नंबर 6 क्या है। नियम नंबर 6 में ताया दा के बाद यदि डाया ढा हो तो ताया दा के स्थान पे डा हो जाता है। जैसे उद्धन डयन बराबर तो ता का डा होगा तो उड्डयन हो जाएगा दोस्तों। अगला नियम है ताया दा के बाद ला हो तो ताया दा के स्थान पे ला बन जाता है। जैसे उतधन लास तो ता का ला बनेगा तो उल्लास हो जाएगा। तत्धन लीन, ता का ला बनेगा तल्लीन हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये सब आसान नियम है इसलिए हम थोड़ा डील नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं। आगे है
ता और दा में से कोई एक अक्षर हो, उसके बाद बड़ा सा हो, तो ताया दा का चा और बड़ा सा का छा बन जाता है। तो देखिए ता का आप जो है चा बनाएंगे और बड़ा सा का छा बनाएंगे, तो सतधन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार उतधन श्वास बराबर, अब ता का चा बनेगा और बड़ा आधा बड़ा सा का आधा छा बनेगा, तो उच्छ्वास हो जाएगा। शरद धंसस बराबर सरच्छसी हो जाएगा। ये आपका नियम है जो कि ताया दा को चा बनाता है, बड़ा सा को छा बनाता है। आगे नियम है आपका 9वां नियम। क्या कहता है? ये कहता है ताया दा के बाद यदि हा हो तो ताया दा का स्थान पर दा बनता है और हा के स्थान पे धा बनता है। तो आपका एक अक्षर निर्मित होता है यहाँ विशेष दोस्तों, धा, दा में धा लगा होता है। ये आपका 9वां नियम होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे उत्धन हरण में ता का धा बनेगा और ता का दा बनेगा और हा का धा बनेगा, तो उद्धरण हो जाएगा दोस्तों। उद्धरण देखिए ध्यान से, उ ता का आधा दा बना और हा का धा बना और धरण इस प्रकार से हुआ, तो दा में धा लग गया, तो उद्धरण आपका इस प्रकार से हो गया। उद्धन हार बराबर आपका इसी प्रकार हो जाता है उद्धार दोस्तों। 10वां नियम देखते हैं। 10वां नियम जिसमें कहा गया है छा के पहले यदि कोई स्वर हो तो छा के स्थान पे आधा चा और छा बन जाता है, यानी प्लस के बीच प्लस के स्थान पे आधा चा लग जाता है। छा के पहले कोई स्वर हो तब देखिए, छा के पहले यहाँ स्वर है, यहाँ भी छा के पहले स्वर है, यहाँ भी आप हर जगह देख रहे हैं छा के पहले स्वर है। तो आधन छादन में प्लस के स्थान पे चा बन गया, छा के पहले चा बन गया, आच्छादन हो गया, परिच्छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया, अवच्छेद हो गया। तो परिधन छेद बराबर परिच्छेद, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद और अवधन छेद बराबर अवच्छेद। ये आप देख रहे हैं प्लस के स्थान पे चा बन रहा है, क्यों? क्योंकि प्लस के पहले स्वर है और उसके बाद जो है छा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है? माँ के बाद यदि यारा लावा बड़ा सा खटी सा छोटा सा हा में से कोई स्वर कोई वर्ण हो माँ के बाद दोस्तों, तो अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार का अर्थ वर्ण के ऊपर लगे बिंदी से होता है, बिंदु जो होता है। जैसे समधनहार बराबर संहार, यहाँ आप देख रहे हैं माँ के स्थान पे बिंदु बन गया है दोस्तों। इसी प्रकार समधन योग बराबर संयोग, यहाँ भी आप देख रहे हैं माँ के स्थान पे बिंदु बन गया है दोस्तों। समधन यम बराबर संयम, यहाँ भी वही हाल हुआ है। तो ये मकार वाला नियम है, अनुस्वार बन जाता है किसके स्थान पे? माँ के स्थान पे। अगर संधि विच्छेद करना हो तो इस अनुस्वार को माँ बनाइए, तो संधि विच्छेद आपका तुरंत हो जाता है दोस्तों। देखते हैं नियम नंबर 12 क्या है इसमें। इसमें है माँ के बाद किसी वर्ण का कोई अक्षर हो तो माँ के बदले जो है विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे समधन कल्प बराबर क्या होगा? माँ का अनुस्वार बनेगा संकल्प होगा, या फिर विकल्प से एक और होगा दोस्तों, उसी वर्ग का जो है 5वां अक्षर बन जाएगा दोस्तों। जैसे का 5वां अक्षर क्या होगा? का खा गा घा अंगा हो जाएगा। तो एक इसका ये भी हो सकता है सा आधा अंगा और कल्प, तो संकल्प ये भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे सा आधा अंगा का ल प संकल्प, ऐसे भी हो सकता है ना। यही आपसे कहा गया है परिभाषा में कि अनुस्वार तो बनता ही है, साथ में उसका का ता का इस प्रकार इन सभी का 5वां अक्षर भी बन सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले नियम को। अगला नियम है रीरा सा के बाद ना हो तथा इनके बीच में कोई स्वर हो, काबर का कोई अक्षर हो, पाबर का कोई अक्षर हो, अनुस्वार हो या वहा हो, तो फिर ना का अड़ा हो जाता है दोस्तों। जैसे प्राधन मान, तो ना का अड़ा हो गया, प्रमाण हो गया। रामधन अयन, रामायण हो गया। त्रिशधन ना, त्रिसड़ा हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो है एक ही बात आपको ध्यान देनी है, अगर ना हो तो रा बनता है, बस इतना ध्यान में रखिए। बाकी रीरा सा मिलता है तो बनेगा जरूर। जैसे यहाँ प्रा में रा मिल रहा है ना, राम में रा मिल रहा है, त्रिस में री मिल रहा है या खस्टिस्सा मिल रहा है, तो रीरा सा के बाद ना हो तो ना अड़ा वो बन ही जाता है दोस्तों। चलिए 14 नंबर नियम देखते हैं अपना, जो कि व्यंजन संधि का है। यदि किसी शब्द के पहले सा के पूर्व, छोटा सा के पूर्व छोटा बड़ा को छोड़कर कोई स्वर आता हो तो सा के स्थान पे खस्टिस्सा बन जाता है, यानी छोटा बड़ा में से कोई स्वर ना हो प्लस के पहले। जैसे अभिधन सेक बराबर, अब यहाँ जो है छोटा सा का खस्टिस्सा बन जाएगा, तो अभिषेक हो जाएगा। कब? जब प्लस के पहले स्वर हो लेकिन छोटा बड़ा ना हो। विधन सम, तो छोटा सा का खस्टिस्सा बन जाएगा। निधन सेद, तो छोटा सा का खस्टिस्सा बन जाएगा। यहाँ आप संधि विच्छेद आपसे काफ़ी पूछा जाता है। जैसे विषम का संधि विच्छेद होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। विषम का संधि विच्छेद होगा, तो जब संधि विच्छेद होगा तो खस्टिस्सा का छोटा सा बन जाएगा, यही आपको ध्यान देना है। तो विधन छोटा सा लगा करके सम हो जाएगा, विषम हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। 15 नंबर नियम देखेंगे,
लास्ट नियम है आपके व्यंजन संधि का। खचित सा के बाद यदि ता या था रहे तो ता के स्थान पे टा तथा था के स्थान पे ठा हो जाता है। जैसे शिष्ट धन ता बराबर शिष्ट और पृष्ठ धन था बराबर पृष्ठ। यहाँ आप ता के स्थान पे टा देख रहे हैं, यहाँ आप था के स्थान पे जो है ठा देख रहे हैं। ये आपका बनता है कब? जब खष्टित सा हो प्लस के पहले तब। बस ये हो गया आपका व्यंजन संधि। अब देखते हैं हम लोग विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि क्या होता है? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों संस्कृत आस्था, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही परिश्रम हम आपके लिए करते हैं। बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों में इसको शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए संधि का तीसरा मुख्य भाग देखते हैं, जिसको कहा जाता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि के साथ स्वर व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग क्या होता है? यही जो दो बिंदु होता है, किसी अक्षर के आगे लग जाए, जैसे अतः में लगता है आ ता, यहाँ दो बिंदु लगता है, इसी को विसर्ग कहते हैं दोस्तों, जो कि आहा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक आपको बताया गया है प्लस के पहले यही विसर्ग हमेशा होना चाहिए, प्लस के बाद कुछ भी हो स्वर या व्यंजन तो आपका विसर्ग संधि होगा, है ना। देखते हैं इसके भी नियम को। इसका पहला नियम है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। विसर्ग के बाद यदि चा या छा हो तो विसर्ग का बड़ा सा हो जाता है। यदि बाद में टा या ठा हो तो विसर्ग का खष्टित सा हो जाता है, और ता या था हो तो विसर्ग का छोटा सा हो जाता है। सा संबंधी नियम है दोस्तों। विसर्ग के बाद अगर चा छा हो तो खष्टित सा बनेगा, और बड़ा सा बनेगा, और टाठा हो तो बड़ा सा बनेगा, और खष्टित सा बनेगा, और अगर ताथा हो तो छोटा सा बनेगा। देखिए जैसे निधन चल, अब चा है ना तो बड़ा सा बनेगा, निश्चल हो गया। मना धन ताप, ता है ना तो छोटा सा बनेगा, मनस्ताप हो गया। दूधन टा है तो खष्टित सा बनेगा, दुष्ट हो गया। निधन तार, ता है छोटा सा बनेगा, निस्तार हो गया। निधन चल, अब यहाँ चा है तो बड़ा सा बनेगा और निश्चल हो गया। और निधन चय, बड़ा सा बनेगा, चा है इसलिए तो निश्चय हो गया दोस्तों। ये है आपका ये विसर्ग संधि है। विसर्ग के स्थान पे कुछ ना कुछ बनता है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ विसर्ग के स्थान पे छोटा सा, कहीं बड़ा सा, और कहीं खष्टित सा, यही सब बन रहा है। ध्यान देखिए, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और बहुत ही विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि पूरा क्लास हमने बनाया रखा है वीडियो पर जाकर। चलिए, विसर्ग के बाद किसके बाद? विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई सा आता हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, तो उसके स्थान पर आगे का अक्षर हो जाता है। जैसे दुधन शासन तो आपका दुशासन होता है, या फिर विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, दुशासन हो जाएगा। निधन संदेह निस्संदेह हो जाएगा, निधन संक निस्संक हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आगे का अक्षर बन रहा है। जैसे दुशासन में आगे प्लस के आगे का अक्षर बड़ा सा है तो एक बड़ा सा और बन जाता है, दुशासन हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले नियम को। अगला नियम देखेंगे तो अगले नियम में कहा गया है आपसे, विसर्ग के बाद यदि का खा पा फा, ये चार अक्षर स्पेशल हैं। का खा पहले वर्ग के, का वर्ग के, पा फा अंतिम वर्ग पा वर्ग के, ये चार अक्षर आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वैसे को वैसे बना रहता है। जैसे पया धन पान, आप देख रहे हैं पाया रहा है इसलिए पया पान हो जाएगा। प्रातः काल, आप देख रहे हैं प्रातः काल हो जाएगा। लेकिन कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, ये अपवाद हैं दोस्तों। जैसे पुरः धनकार बराबर पुरस्कार हो जाता है, और नमः धनकार बराबर नमस्कार हो जाता है। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो अगला नियम है आपका, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या बड़ा ऊ छोटा ऊ हो, छोटी ई या छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद का खा पाफा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर खष्टित सा हो जाता है। जैसे निधन पाप बराबर निष्पाप होगा और खष्टित सा बनेगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग के पहले छोटी ई है, छोटा ऊ छोटी में से एक थी, और विसर्ग के स्थान पर इसलिए बन गया खष्टित सा। दूधन प्रकृति में दुष्प्रकृति हो जाएगा इसी प्रकार। चलिए नियम नंबर 5 आ गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। क्या है इसमें? यदि विसर्ग के पहले छोटा या हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो अथवा यार अलावा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ होना बहुत ही फेमस नियम है दोस्तों। जैसे यशाह धन गान, विसर्ग का जब ओ होगा तो यशो हो जाएगा, तो आपका होगा यशोगान। यशाह धन दा, विसर्ग का ओ होगा तो यशोदा हो जाएगा। मना धन हर, विसर्ग का ओ होगा तो मनोहर हो जाएगा। और पुरा धन हित में विसर्ग का ओ होगा तो पुरो हो जाएगा, और पुरोहित शब्द आपका बनेगा। चलिए देखते हैं छठवां नियम। छठवां नियम क्या है दोस्तों? छठवां नियम है आपका, यदि विसर्ग के पहले
छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यारा अलावा हा हो या कोई स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पे रा हो जाता है। ये विसर्ग का रा बनने वाला नियम है दोस्तों। और वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा जो आपको बार बार कहा जा रहा है, इसको हमने वर्णमाला में आपको ध्यान से पढ़ा दिया है, तो वही चीज़ है यहाँ पर, इसलिए इसको हम बहुत विस्तार से डील नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो दु धन उपयोग में विसर्ग का जब रा बनेगा तो दु और रा बन गया और छोटाऊ का मात्रा रा पे लगेगा तो दुरुपयोग हो जाएगा। निधन दय विसर्ग का रा निर्दय। निधन आधार विसर्ग का रा बनेगा तो निराधार हो जाएगा। दुधन शासन विसर्ग का रा बनेगा दुशासन, सॉरी यहाँ दूसरा शब्द आ गया है, ये गलत है आपका, दुशासन इसमें नहीं आएगा, इनमें विसर्ग का रा बनना है। और निधन गुण बराबर निर्गुण हो जाएगा। दुधन भाग्य बराबर दुर्भाग्य हो जाएगा। तो ये विसर्ग का ओ बनना विसर्ग का रा बनना आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर संधि विच्छेद करना हो, जैसे मान लीजिए दुरुपयोग का या फिर निर्दय का संधि विच्छेद करना है या फिर निर्गुण का संधि विच्छेद करना है या निराधार का करना है। जैसे निराधार में रा है, रा को विसर्ग बना दीजिए, तो निरा में रा का विसर्ग बनाओगे तो नहीं हो जाएगा, बाकी आधार बस्ता आधार उधर लिख दो, संधि विच्छेद हो जाएगा। सातवां नियम देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि विसर्ग के पहले छोटा बड़ा को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्वर दीर्घ हो जाता है ना। जैसे निधन रोग विसर्ग का लोप होगा और नी का छोटी बड़ी हो जाएगा तो नीरोग हो जाएगा। इसी प्रकार निधन रस ना का छोटी बड़ी होगा तो नीरस हो जाएगा दोस्तों। यही नियम है आपका ये सातवां नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निरोग सही नहीं होता है वर्तनी के अनुसार, निरोग सही होता है, ये नियम आपको बताता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां नियम दोस्तों। आठवां नियम क्या है? यदि आकार के बाद विसर्ग हो और उसके आगे उसको छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके आसपास आए हुए स्वरों की फिर संधि नहीं होती है दोस्तों, यानी जैसे का तैसा रह जाता है। विसर्ग के पहले आया को बाद भिन्न स्वर हो तब, जैसे आता धन एव, आप देख रहे हैं विसर्ग के पहले छोटा आया है और उसके बाद ए है, वही स्वर नहीं है, तो अतयो बन जाता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विसर्ग केवल लुप्त हो जाता है। तो देखते हैं नौवां नियम। नौवां नियम क्या है? नौवां नियम है आपका अंत्य सा के बदले विसर्ग हो जाता है और तब नियम नंबर 5 तथा 6 लागू नहीं होता है। जैसे अगर आपका आ जाए बाई देवे निस धन गुड़, तो सा का विसर्ग बना निधन गुड़ और निधन गुड़ बनेगा तो विसर्ग का रा बनेगा और बन जाएगा निर्गुण हो जाएगा दोस्तों। वैसे एक बात आपको यहाँ खास बता दें जो कि कोई किताब नहीं बताती है, आप जो है विसर्ग का छोटा सा कहीं भी कभी भी लिख सकते हो, निह का निस लिख सकते हो, ठीक है, ये निह लिखो चाहे निस लिखो बराबर है दोनों, है ना। तो ये आप जाने रहना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपकी संधि थी। संधि को हम लोग थोड़ा सा एक बार शार्ट में देखेंगे सभी फार्मूलों को। तो स्वर संधि के फार्मूले को देखते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ हो चाहे छोटा आ ई ऊ हो, बाद में ह्रस्व दीर्घ में से आ ई ऊ हो, दोनों मिलकर बनता है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ये आपका दीर्घ संधि था। गुण संधि में आ के बाद ई हो तो ए बनता है, ऊ हो तो ओ बनता है, री हो तो अर बनता है, आपने पढ़ा है। वृद्धि में आ के बाद ए हो तो ए बनता है और ओ औ हो तो औ बनता है। इसी प्रकार ई ऊ के री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो या वारा बनता है। अयाज संधि में ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऐ आय औ औ बनता है, जिसे आपने पढ़ रखा है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में कुछ आपको बहुत ही फेमस नियम मिले हुए हैं दोस्तों। क्या है कि प्लस के पहले का चा टा ता पा हो तो ओ तीसरे में बदलता है गा जा डा दा बा में। उसके बाद अगर स्वर हो या अलावा हो या बर का तीसरा चौथा वर्ण हो तो हुए। दूसरा नियम था का चा टा ता पा के बाद अनुनासिक वर्ण माना हो तो आपका का अंगा या अड़ाना मा बन जाता है, पांचवा अक्षर। उसी प्रकार छा संबंधी नियम है, हा संबंधी नियम है। स्वर ह्रस्वर हो बड़ा आ और उसके बाद छा हो तो छा के पहले चा हो जाता है, चच हो जाता है। और ता संबंधी नियम, तायादा के बाद चाचा हो तो चा बनता है, तायादा के बाद जाझा हो तो जा बनता है, और टाठा हो तो टा बनता है, डाढ़ा हो तो डा बनता है। ये सभी आपको नियम अलग अलग करके पढ़ाए गए हैं, ये केवल फार्मूला हम लोग देख रहे हैं। तायादा के बाद ला हो तो तायादा का ला बनता है, सा हो तो चा बनता है और सा का छा बनता है। तायादा के बाद हा को हो तो तायादा का दा बनता है, हा का धा बनता है। ये कुछ आपके फार्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और कुछ और नियम देखते हैं व्यंजन संधि के। तो ना संबंधी जो नियम है आपका है रीरा सा के बाद ना हो तो ना का अड़ा बन जाता है। माँ संबंधी नियम, माँ प्लस का से माँ तक का कोई वर्ण हो तो यार अलावा तीनों सा आपका माँ जो है वो अनुस्वार बन जाता है। प्लस के बाद कोई भी अक्षर हो उससे मतलब नहीं है, प्लस के पहले अगर माँ है हलंत वाला तो माँ का अनुस्वार बन जाता है, आपने देखा था।
और माँ के बाद माँ हो तो दो माँ बन जाता है, द्वित्व हो जाता है माँ का। और सा संबंधी नियम है, छोटा या फिर बड़ा से भिन्न स्वर हो प्लस के पहले, बाद में छोटा सा हो तो छोटा सा का खष्टी सा बन जाता है। ये सभी आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा इन फार्मूलों को। विसर्ग संधि देखते हैं, विसर्ग संधि के क्या रूल थे। विसर्ग से पहले आ हो, बाद में ये सब हो, तो फिर आपका विसर्ग का ओ बन जाता है, रा बन जाता है विसर्ग का। कब? जब आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, बाद में ये सब हो, तो विसर्ग का रा बनता है। ये दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विसर्ग का बड़ा सा कब बनता है? जब विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, बाद में चाचा सा हो। विसर्ग का खष्टी सा कब बनता है? जब विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, बाद में काखा टाठा पाफा काखा हो। विसर्ग का छोटा सा कब बनता है? विसर्ग के बाद ताया सा हो। विसर्ग का लोप कब होता है? जब विसर्ग के बाद रा हो। और विसर्ग जब का त्यों कब बना रहता है? जब विसर्ग के पहले आ हो और इसके बाद का या पा हो, पा या फा हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया संधि दोस्तों। समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक शेयर करिएगा। अब हम लोग देखेंगे संधियों तो हो गई, लेकिन कुछ विशेष संधियां हैं जहां से भी क्वेश्चन आता है। तो ये संधियों के बाहर की संधियां हैं, इस पर कोई नियम नहीं चलता है, ना तो व्यंजन संधि का, ना तो स्वर संधि का, ना तो विसर्ग संधि का। जैसे आ, बड़ा आ का छोटा आ होना, यहाँ कैसे क्या होता है उदाहरण केवल आप देखेंगे, इसका कोई नियम नहीं होता है दोस्तों। जैसे आम धन चूर बराबर, अब बड़ा का छोटा होगा तो अमचूर हो जाएगा। हाथ धन कड़ी बराबर हा का बड़ा छोटा होगा तो हथकड़ी हो जाएगा। लड़का धनपन लड़कपन हो जाएगा। कान धन कटा कनकटा हो जाएगा। ये सब विशेष संधियाँ हैं। छोटी बड़ी के स्थान पर ई होना, शक्ति धन आ बराबर शक्तियाँ हो जाएगा। देवी धन आ बराबर देवियाँ हो जाएगा। आप देख रहे हैं छोटी या बड़ी के स्थान पर ई हो रहा है। बड़ी या छोटी तथा छोटाऊ या बड़ाऊ का होना, नदी धन आ बराबर इसके बाद नदियाँ, बधु धन ए बराबर बधुइयाँ आपका हो जाएगा। हा का भा होना, जब धन ही बराबर जभी हो जाएगा, तभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसी प्रकार से और कुछ विशेष नियम देखते हैं। तो हा का लोप होना है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे ही में हा का लोप होना। जैसे यह धन ही, तो एक हा का लोप होगा तो यही हो जाएगा। किस धन ही किसी हो जाएगा, वह धन ही वही हो जाएगा, और उस धन ही उसी हो जाएगा। क्या है, कभी कभी पहले शब्द के आ स्वर का तथा दूसरे शब्द के हा व्यंजन का लोप होता है तथा अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे वहाँ धन ही बराबर वहीं हो जाएगा, कहाँ धन ही कहीं हो जाएगा, यहाँ धन ही यहीं हो जाएगा, जहाँ धन ही जहीं हो जाएगा। ये सब विशेष संधि हैं, इसके कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं है दोस्तों। चलिए, तो इसके बाद कुछ संधि के बहुत ही फेमस उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। संधि एक महान चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान से देखेंगे कुछ उदाहरणों को। परम धन अर्थ परमार्थ हो जाएगा, बड़ा बन रहा है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। कवि धनिंद्र कवींद्र, रवि धनिंद्र रविंद्र, और शिव धनालय शिवालय, देव धनिंद्र देवेंद्र, यहाँ गुण संधि का उदाहरण है। रमा धनिंद्र ईश बराबर रमेश, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। सूर्य धनुदय सूर्योदय भी है। चंद्रोदय चंद्रोदय हो जाएगा, और महाधनुषो महोत्सव हो जाएगा। ये सभी गुण संधि के उदाहरण है दोस्तों। इधर देखें, विपद जंजाल बराबर विपज्जाल हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद्धन लास उल्लास, उद्धन हरण उद्धरण, परिधन छेद परिच्छेद, समधनहार संहार, और निधन चल बराबर निश्चल, मनाधन ताप बराबर मनस्ताप, पुराधन कार बराबर पुरस्कार, निधन पाप बराबर निष्पाप। ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण है। आपने इसको पढ़ा है, जरा टैली करिएगा अपने आप से कि किस नियम में कौन सा उदाहरण टैली कर रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण को देखते हैं थोड़ा सा। ये भी फेमस उदाहरण है, हमने छांट के आपके लिए रखे हैं, जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, सर्वधन एवं सर्वदैव। यहाँ तक तो आपका गुण संधि था। अब यहाँ से वृत्त संधि शुरू हो रहा है। सर्वदैव में वृत्त संधि है, क्योंकि आय आपको मिल रहा है। सदाधन एवं सदैव, यद्धन अब यद्यपि, प्रधन उपकार प्रत्युपकार, सुधन आगत स्वागत, निर्धन अयन, यहाँ तक आपका जो है क्या है, वृद्धि संधि है। आगे निर्धन बराबर नयन, ये सब आपके अयास संधि है। निर्धन अयन बराबर नयन, पोधन इत्र बराबर पवित्र। यहाँ देखें, दुधन प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति, विसर्ग संधि है। यशाधन गान यशोगान, विसर्ग संधि है। मनाधर हर बराबर मनोहर, विसर्ग संधि है। निधन आधार बराबर निराधार, विसर्ग संधि है। दुधन उपयोग बराबर दुरुपयोग, ये भी विसर्ग संधि है। और निधन रोग बराबर निरोग, आपने अभी पढ़ा। अतःधन बराबर अतियोग, ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो सभी पूछे जाने वाले उदाहरण है, इसलिए हमने आपको रख दिया बाद में। तो ये हमने देखा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों को। कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर है, गय धन अग बराबर गायक हो जाएगा, क्योंकि अय का आय बनेगा। पोधन अ बराबर पौन हो जाएगा, अव बनेगा। पौधन अग बराबर पावक हो जाएगा। निधन उर बराबर न्यून हो जाएगा। और अंधन एसड़ बराबर अन्वेषण हो जाएगा। पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश हो जाएगा। षडधन आनंद षडानंद हो जाएगा। यहाँ तक तो आपकी जो है दीर्घ संधि था या फिर स्वर संधि था। यहाँ देखिए, षडधन आनंद बराबर षडानंद हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बृहद धन रथ,
वृद्धरत हो जाएगा। वाक धनदान बराबर वागदान हो जाएगा, व्यंजन संधि का पहला नियम है दोस्तों। आगे देखते हैं कुछ दो चार और हैं। तो यहाँ पर जो है आपका वाक धनमय बराबर वांगमय हो जाएगा। कख गख अंग पांचवा अक्षर बन रहा है क्योंकि प्लस के बाद माँ है, आपका दूसरा नियम है। उद्धन घाटन बराबर उद्घाटन हो जाएगा और पदधन छेद बराबर पदछेद हो जाएगा। ये भी आपका व्यंजन संधि का एक नियम है दोस्तों। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं संधि और संधि विच्छेद पर। देखिए संधि विच्छेद करते समय जैसे यही आपका है उद्घाटन है दोस्तों, एक शब्द ले लीजिए उद और घाटन, इसका संधि विच्छेद करना है या पता लगाना है कौन संधि है। चूँकि हमने नियम में पढ़ा है, पहला ही नियम व्यंजन का पढ़ा है कि पहले का तीसरा बनता है, तीसरा अक्षर मतलब जाबा गाढ़ा दा। अब हम देख रहे हैं बनता है कोई अक्षर व्यंजन का तो आधा बनता है और आधा दा हमको यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, यानी हम जान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि का पहला नियम हो सकता है। पहले नियम में पहला का तीसरा बनता है, तीसरे का पहला बना दो, संधि विच्छेद हो जाएगा। दा का पहला अक्षर क्या होगा, तो दा का पहला अक्षर ता होगा, ता था दा था ता। उत हो गया, बाकी प्लस लगा दो और घाटन बच रहा है तो घाटन लिख दो, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन घाटन। ऐसे संधि विच्छेद करते हैं। और संधि करना हो तो सबसे पहले हम लोग प्लस के बाएं देखते हैं क्या है, प्लस के दाएं देखते हैं क्या है। तो प्लस के बाएं व्यंजन है अर्थात व्यंजन संधि का नियम चलेगा। और पहले नियम में ही कहा गया है प्लस के पहले काचा टाता पा हो, प्लस के बाद जो है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ चौथा वर्ण है, यहाँ काचा टाता पा में से ता है, तो यानी पहला नियम चलेगा। और पहला नियम कहता है कि पहले अक्षर का तीसरा बना दो। ता का तीसरा क्या होता है, ता था दा होता है, जो कि बनाने पर हमारा शब्द बनता है उद्घाटन। चलिए दोस्तों, तो हम लोग ऐसा वीडियो देख रहे हैं जिसमें संपूर्ण समग्र हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, इसलिए हिंदी के संपूर्ण व्याकरण को हम जो है कोशिश करेंगे 2 भागों में बनाने का। ये आपका पहला भाग है और जल्द ही इसका दूसरा भाग फिर पुनः हम आपको देंगे। एक बार इन दोनों भागों को देख लीजिए, हिंदी का पूरा व्याकरण आपका रफ हो जाएगा, पूरे के पूरे व्याकरण का अध्ययन आप कर लेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अभी कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए आप, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हमको थोड़ा सा उत्साह मिलेगा और हम आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देखा कई चैप्टर को, कई अध्याय को हिंदी व्याकरण के, कुछ और अध्याय बचे हुए हैं जिनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं बालमुकुंद विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।